नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं एक और एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे कामरेड रामेश्वर से। कामरेड रामेश्वर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई दशकों तक इनकलाब की राह पर निरंतर कुर्बानियां दी और जनता के गरीब मजदूर किसानों के आंदोलनों में शिरकत करी और लगातार ताउम्र छात्रों से लेकर किसानों तक हर जगह मेहनत कश आवाम के साथ खड़े रहे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छात्र जीवन में इनकलाब की राह चुनी, जिन्होंने अपने भरे पूरे कैरियर को ताक पर रखकर गरीबों की उत्थान की राजनीति में हिस्सा लिया, जिन्होंने कभी जाति और धर्म के नाम पर नारा लगाकर या दूसरी किसी भी गलत ढंग से पैसा कमाने की राह को छोड़कर मजदूरों की, किसानों की खिदमत की। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम सब जानेंगे कामरेड रामेश्वर के जीवन की कहानी को और उस पूरे दौर को जो उन्होंने जिया है और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो कामरेड जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और आपसे अनुरोध है कि आज आप अपने शब्दों से खुद अपनी कहानी दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस समय आपका पारिवारिक वातावरण कैसा था? कुलदीप जी, आपका धन्यवाद। आपने टाइम निकाला मेरे लिए। मैं दोबारा फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसे आदमी को आप अपने जो भी आपका चैनल है इस पर जगह दे रहे हो, इसके लिए फिर तीसरी बार आपका धन्यवाद। मेरा जन्म गांव से खुबरा, जिला करनाल, जलमाना के असम के आसपास 1949 में हुआ था। और ये सारे इलाके 15-20 गाँव जो थे, जलमाना, शेखपुरा, मंचूरी, ये सारे लियाकत अली जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का, उसकी जायदाद थी ये सारे। और ये सारे गाँव उस पर मुजाहरे के तौर पर काम करते थे। लेकिन पार्टीशन के आसपास जब उसको लगे हुए हम छोड़ के जा रहे हैं तो जमीनों का पट्टेदार मुजारे थे, तो मुजारे की जमीन आपको बतौर मुजारा हमें देनी पड़ती। तो उसमें सभी किसानों से जितने भी गाँव थे, 10, 15, 20 जो भी गाँव थे लियाकत अली के, उसमें लोगों से बिना पूछे पूरे में अनजान लोग थे, सबके पट्टे नामे करते 14 साल से जाने से पहले। और जब पाकिस्तान बना तब 2-3 साल बचे थे पट्टे खत्म होने। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद हमारे पास तो जमीन नहीं, पार्टीशन के बाद भी 2 साल, और उसके बाद जमीन के अंदर पट्टेदार खत्म हो गए, मुजाहरे होते तो रहते वहाँ। तो वहाँ से वो अलॉटमेंट सारी जो पंजाब पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो जमीनें सारी उनको अलॉट होगी। हमें वहाँ से करना पड़ा और तब जाकर हमने जिन लोगों को आज तब भी करनाल में था, आज कुरुक्षेत्र में है जो 15-20 किलोमीटर है। यहाँ हम मेरे परिवार में 70-80 किलो जमीन जो है मेरे पापा वगैरह ने ले ली थी, जिसका हम कास्ट है। और मूल जमीन भी थे वहाँ से आने के बाद मेरे पापा जी ने 24 किले लिए थे, फिर मेरे पिताजी ने उससे अलग 10 किले लिए। तो मेरे परिवार के पास मेरे पिताजी के पास 16-17 एकड़ जमीन थी। उसी से हमारा जो अपना जंगल थे, सारे जंगल तोड़े, बिल्कुल जंगल इलाका था सारा का सारा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कुएँ बनाए, हाथ चलाए, तब जाकर छोटी मोटी खेती शुरू हुई थी। गाँव में कोई स्कूल था नहीं, तो मेरे को मेरी बुआ के पास भेज दिया। 1 साल हो रहा है मेरा वहाँ मन भी लगा, बच्चा था। फिर दूसरी क्लास में रायसन स्कूल खुल गया मेरे पास से 2 किलोमीटर दूर का। फिर 5वीं में वहाँ से और मेरा परिवार जो है रूढ़िवादी था नहीं। मेरी माता भी आर्य समाजी परिवार से थी, तो इसलिए
वो बचपन से ही जो है समाज संस्कार मेरे परिवार में थे। मूर्ति पूजा, किसी से ऊंच नीच करना, ये मेरे परिवार में मेरी माता जी की वजह से। मेरे पिताजी भी बहुत बढ़िया इंसान थे। वो सारा का सारा मेरे परिवार में जो है आर्य समाज का बहुत बड़ा मेरी माता जी की वजह से है ना। जैसे तो आपके बाबा जी का क्या नाम था, आपके पिताजी का क्या नाम था जी? मेरे बाबा जी तो खराब थे। अच्छा। और वो अपने टाइम पे बहुत कारीगर आदमी थे, क्योंकि मैं जामड़ा परिवार से हूँ। और वो बहुत बड़े कारीगर थे। वो मेरे पिताजी तो ठेकेदारी भी करते थे, शेखुपुरा उठते हुए भी। मेरा जन्म शेखुपुरा का, तब भी वो करनाल में अपना बिजनेस कर लिया था लकड़ी का, और वहीं वो ऑपरेट करते वहीं। तो जो आप बता रहे थे, जो आपके दादाजी थे, आपके पापा थे त्रिखाराम जी, वो एक मिस्त्री थे उस जमाने में, जिनका करनाल तक काम था। वो गुरु आदमी थे मिस्त्रियों के। अच्छा। कारीगरों को सिखाते थे, गुरु आदमी थे वो। अच्छा, आपने देखे उनको? अरे वाह, 74 में एक्सपायर हुए। अच्छा, वो उस्ताद थे वो कारीगरों के भी। हाँ। तो जो उनके कितने पुत्र हुए जी फिर वो? 5 थे मेरे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? शंभुदयाल। अच्छा, शंभुदयाल जी। तो तिरखाराम जी आए शेखुपुरा से जिंजरपुर। हाँ। वहाँ आपके पट्टे खत्म हो गए जो उन्होंने? पट्टे खत्म हो गए थे। उधर सिखों का लौट हो गया, सारा गाँव सिखों का लौट हो गया था वो। अच्छा, वो अलॉटमेंट हो गई? अलॉटमेंट हुई ना। नवाब ने तो वहाँ ले ली जाकर दिया, कतौली में पाकिस्तान ले ली सारी जमीन। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ से जो विस्थापित हुए, हाँ, उनको यहाँ दे दी। हम तो बेकार गए। ये तो काम एक प्रकार से आपका भी विस्थापन हुआ है इसमें, तो देखा जाए तो विस्थापन है हमारा भाई। हाँ, मतलब जो जैसे पाकिस्तान से लोग आए, हम शेखुपुरा से आ गए। उस जगहों से उखड़ना पड़ा जिन्होंने आपने खेत तैयार करे, जो मेहनतें करे। हम तो विस्थापित है यहाँ, पाकिस्तान की वजह से विस्थापित बैठे हुए यहाँ पे। हाँ, देखो यहाँ पर भी असर पड़ा उसका बंटवारे का। बंटवारे का असर ये था कि हमारे जैसे परिवार भी, जो रिस्पेक्टेड परिवार थे उस इलाके में, रिस्पेक्ट थी, उन लोगों ने यहाँ तक आकर उन लोगों ने जो है इवन बल्कि कुछ मुसलमान जो है जाड़े से पहले हमारे प्रबंध करके गए। अच्छा 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 अच्छा। पार्टी जो है ना, उनका भी आप लोग क्या करोगे, हम तो जा रहे हैं, आप भी खाली हमारी तरह, आप तो पाकिस्तान जा नहीं सकते, आप जगह देखो। उनकी यहाँ रिश्तेदारियाँ थी इस इलाके में। अच्छा अच्छा। वो अपने रिश्तेदारियों को कह गए, अच्छा, इनकी मदद करना है भाई ये नए आदमी है और आप लोग बैठे हो, इनकी मदद करो, आप भी जाओ, कम से कम आप तो मदद करो। गए वो भी, वो बाद में गए। उन्होंने बड़ा रिमार्केबल, लोग कहते हैं जो मुसलमान है। मेरा तो परिवार मुसलमान के गाँव में थे, मुसलमानों गाँव था, आसपास में सारे मुसलमान थे, लेकिन गजब के लोग थे, उनमें भाईचारा वो मिलता नहीं। आपके पुरखे बताते थे उनके मदद? मेरे पापा जी बताते थे कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, विस्थापित हो गए, जो भी लोग हैं, उनमें जो यहाँ से गए हैं, जमीन आसमान का अंतर है, वो भाईचारे को मेंटेन करते, दुख के सुख के साथी थे। अच्छा, हर तरह से। बहुत बढ़िया जी। और एक इंसान देखता हूँ मैं, नवाब जो है लियाकत अली, हाथी में चढ़ के गाँव में आया। अच्छा जी। रिकवरी दे नहीं रहे थे, लगान नहीं दे रहे थे लोग। और उसको पता नहीं था। अच्छा। जो उसका करिंदा था गाँव में, गाँव में करिंदा रखते थे, उसके अपना अलग से मकान होता था। उसने जो सीधा रास्ता गाँव के बीच से गाँव के बीच में से निकाल दिया, ऊपर बैठा था, वो चला गया दूसरे गाँव में, तीसरे में। उसके बाद मुसलमान इकट्ठे हुए। अरे वही बात ये है कि जमीन का मालिक है, लेकिन हमारा गांव है, हमारी भी बेटी है, वो बेटी है, या फिर बैठे कौन ना रहे, कौन लो रहे, रोटी बना रहे, सारा गाँव का ये किसी ने लॉक कर दिया इसको। नंबरदार था अभी खास नाम था उसको, मेरे बाबा बताते थे। तो उसने कहा बात सुनो, वापिस आने दो उसको, गाँव से नहीं अलाउ करेंगे हम। और जब वापिस आया, वो 1-2 गाँव में गया, आपसे बता, वापिस आया, सारे गाँव के मुसलमान आ गए, आगे कहने लगे ऐसा है, मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हूँ, भी बेटी है, वो बेटी है, परिवार है हमारे, गाँव के बीच से कैसे निकल गया? आपको पूछ लेंगे गाँव में,
और लियाकत ने माफी मांगी। अच्छा। और वो जो है बकायदा रिकॉर्ड में दोबारा कभी जो है ना, अब तो मैं अब नहीं कभी आज आ गया था। और ये इनके करीबियों की बेवकूफ़ी है जो मेरे को पता नहीं था। और दोबारा नहीं ले रहा हूँ। उसके अलावा मुझे घर पर बनाएगी दूसरी लगान भी दिया, पट्टेदार को तो लगान भी दिया नहीं। तो 1 साल गया, 2 साल गया, 4-5 साल हो गई, मेरे गांव से कोई लगान गया नहीं। तो नवाब साहब ने वही लगान जाता, बोले लोग दिन में नहीं क्या करें, क्रिंदों में गया। तो बोला चलो मैं आता हूँ। नवाब का टाइम आ गया गाँव में आने का, लोगों को पता लग गया, नंबरदार था। लोग जो है देखते नहीं थे, गाँव इकट्ठा हो गया। बोला भाई बाबा आएगा, लगान तो बेच रखा, जिसे क्या करेंगे। तो नंबरदार जो था मुसलमान, वो कहने लगे यूँ करो, यूँ काम मेरे पे छोड़ दो और तुम यूँ करियो, ये कह दियो कि हमने लगान सारा नंबरदार को दे रखा है, सारी जान छूट जाएगी, मैं फंसूंगा, आगे मैं देखूंगा। तय तारीख पर नवाब जो गाँव में आया, गाँव इकट्ठा हो गया, उसने चाय पानी पिलाई। तो उसने नंबरदार से पूछा, भाई नंबरदार इस गाँव का 4-5 साल लगान दे रखे बात है। गाँव के लोगों से पूछा, लोगों ने कह दिया कि हमने नंबरदार को दे रखा है। नंबरदार को उसने पूछा, नंबरदार भाई लगान जमा नहीं रहा। नंबरदार ने ऐसा है कि लोगों ने दे रखा सारा लगान, ये मस्जिद टूटी पड़ी थी, इसकी मरम्मत मेरे को क्यों नहीं कराने का। जो आपका लगान था मैंने पट्टा लगवाया, अब वो पट्टा लगा इस मस्जिद की जो है ये मस्जिद बनाई दी, और इस बीच में कमी रह नहीं है, पूरी को नहीं हुई। मन लगान मेरे पेट में पड़ा है, सारे तो मस्जिद के पेट में पड़े। लगान आप कह रहे पर मैं क्या करूँ, ये मस्जिद कड़क लोग मारा कड़ा वो करा इबादत करा। नवाब कहने लगे जो कोई मेरे पूरी करो। बहुत अच्छे लोग थे, देखो भाई गांव को लगान से बचाया। मुसलमान धर्म का जो करे ना, जिन लोगों में बरते हैं उन लोगों को पता है कितने अच्छे नंबरदार थे वो, देखो उसका भी मेरे मैं नहीं मालिक के साथ नवाब के साथ। तो उसका बंटवारे का असर आपके परिवार पर पड़ा, तो आपका जिंजरपुर आए परिवार के लोग। जमीन जंगल खरीदा, जंगल खरीदा फिर आपके दादा जंगल, यहाँ हम बैठे जंगल था सारा। तो फिर आपके पिताजी ने भी यही पैतृक धंधा अपनाया? नहीं, मेरे पिताजी पाकिस्तान से पढ़ने से पहले ही ठेकेदार से करनाल। अच्छा, ठेकेदार थे उस टाइम, ये लोग पढ़े लिखे थे उसको? थोड़ा 5 पढ़े हुए थे। अच्छा, 5 जमात पढ़ रहे थे? हाँ, उस माने 5 जमात पढ़े हुए थे। वो लकड़ी की सदर बाजार में मेन जो मार्केट है उसमें बड़ा अच्छा धंधा था। अच्छा, उनका तो यहाँ जमीन ले ली गाँव से, शेखुपुरा से स्थापित हो गई। वहाँ किला, यहाँ परिवार था सारा सारा, जो किला यहाँ परिवार बड़ा मेरे पिताजी ने सबसे। तो एक लगे छोट दुकान गाँव में आकर बैठ, तो यहाँ आ गए। तो फिर आपका तो आपकी शुरू की जो पढ़ाई हुई वो गांव की पाठशाला में हुई? नहीं, गांव में स्कूल नहीं था। अच्छा, यहाँ तो जिंजरपुर में कोई स्कूल नहीं था? 10 घर थे सारे। अच्छा, गांव में ही? गांव में। अच्छा अच्छा। तो बुआ गए यहाँ पढ़ा। बुआ कौन से गाँव? पुंडरी। पुंडरी पढ़े आप? हाँ। अच्छा अच्छा। दूसरी जमात पुंडरी से करी, पहले करनाल से कर ली थी। अच्छा। दूसरी पुंडरी से करी, तीसरी चौथी पांचवी रायसन में स्कूल खुल गया था, वो भी मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में रायसन जो आपके नजदीक गाँव है? खुल गया था, यहाँ से पैदल जाते थे, कच्चे रास्ते थे। अच्छा। 5वीं करने के बाद गाँव में स्कूल था नहीं। फिर मेरे पिताजी ने जो है कुरुक्षेत्र में आरा लगा लिया था। अच्छा। वो व्यापारी आदमी थे। बहुत बढ़िया। 5वीं 6वीं 8वीं दरमियान जो है एक उस मकबरे के अंदर पढ़ते थे आप? वो खाली स्कूल था ना, सरकारी कोई। अच्छा, बिल्डिंग ही नहीं थी? बिल्डिंग नहीं थी, मकबरे में बिल्डिंग थी। मकबरे की तो हमने ईंट का पता है। अच्छा, वहाँ तो आप पढ़े हो? 3-4 साल वहाँ पढ़े। हाँ। तो उसके बाद फिर जो है मेरे पिताजी ने वहाँ से आरा बेच दिया। तो मैं फिर नानी के पास चले गए, सीधपुर नीलोखेड़ी के पास, करनाल जिले में जॉब है। सीधपुर में जो नीलोखेड़ी करनाल? हाँ, बिल्कुल साथ ही है, 3 किलोमीटर पर। अच्छा।
वो चले गए वहाँ से हायर सेकेंडरी की। नाना के आपने फिर हायर सेकेंडरी नाना के बस फिर तो मेरी मतलब जिसको आप ये कह सकते 10वीं 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का उस टाइम वो हायर सेकेंडरी होती थी। हायर सेकेंडरी बोलते थे। हायर सेकेंडरी मैंने नीलोखड़ी से की। अच्छा और नीलोखड़ी ही मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा हाँ। वो इस वजह ये था कि मैं तो साधारण बच्चा था और मेरे पड़ोस में कौल गांव है बहुत बड़ा। अच्छा वहाँ एक संस्कृत के शास्त्री थे मामचंद। मामचंद वो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। अच्छा जी। और मैंने भी संस्कृत ले ली। अच्छा जी। और उसको पता लग गया मेरी जीनत को मेरे पिताजी को जानते थे। मेरी बुआ जी थी कौल में। अच्छा। उससे वो मेरे से ज्यादा प्यार लग गया। तो वो मेरे से कहने बात सुनो, जब ये खाली लाइब्रेरी के इंचार्ज थे वो, लेकिन इस लाइब्रेरी में मेरी गैराज में तो नहीं बैठना है। अच्छा मज में देख रहा हूँ, मेरे को लाइब्रेरी का पता नहीं था। लेकिन बैठ कर पढ़ेगा। और अच्छी बात ये थी कि जो मैंने देखा है उस टाइम के हायर सेकेंडरी स्कूलों में शायद नीलोखड़ी की हायर सेकेंडरी स्कूल की लाइब्रेरी बहुत रिच थी। बहुत बड़ी बेहतरीन मतलब किताबों से आपका परिचय हुआ वहाँ पे। शास्त्री जी ने मामचंद जी ने करवा दिया। मैं कहने ना क्या पढ़ूँ, उन्होंने कहा मुंशी प्रेमचंद दे दिया मेरे को, पता नहीं कौन सी किताब दी थी। वाह जी वाह। और वो मैंने मुंशी प्रेमचंद का जब चस्का पड़ा अच्छा तो मैंने मुंशी प्रेमचंद जब भी मैं खाली होता वो किताब पढ़ता। एक मैंने मुंशी प्रेमचंद की किताबें कौन छोड़ी। मतलब वहाँ मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिला आपको। वहीं बस वो बाई चांस है और मेरे को तुक नहीं था। उसके बाद मैंने चस्का पड़ गया। फिर तो लाइब्रेरी में कौन किताब ले रहा वो मैंने लिखनी, कौन देगा जा रहा वो लिखनी। शास्त्री जी खाली पीरियड का मैं उसका सहयोगी हो गया लाइब्रेरी का। और यशपाल हाथ लग गया। यशपाल को भी आपने पढ़ा उस टाइम? वहीं उसी लाइब्रेरी में। बहुत बढ़िया जी। जब यशपाल पढ़ा तो यशपाल ने दृष्टिकोण मुंशी प्रेमचंद से मतलब पढ़ता हुआ जो ना मैं यशपाल से पहले जब उसको पढ़ता था ना मुंशी प्रेमचंद उत्कर्ष पे ले जाता था कहानी को, नावल को। मैंने उसका कायाकल्प पढ़ा, उसकी रंगभूमि पढ़ी। एक उसका तीसरा नावल हो रहा मोटा कायाकल्प है, रंगभूमि रंगभूमि एक और है गबन तो नावल है। 3 मोटे नावल है। निर्मला ये तो अलग है, इनसे अलग मैंने सारे पढ़े हुए। तो मैंने उनको पढ़ने के लिए सेवा सदन तो मैंने उस टाइम तक यशपाल नहीं पढ़ा था। वो मुंशी प्रेमचंद विद्रोह पैदा करता था। मैं उस टाइम के उनकी तरह असलियत। लेकिन जब मैं आता तो लटसा मार के वो लटसा को लगेगा। मतलब वो वहाँ पे सीमाएं महसूस हो रही थी। वो भी इतना लेकर आया चीज को उबार के ले आया और अब तोड़ो ना। मुंशी प्रेमचंद में उसका साहित्य को बाद में मैंने अलग दृष्टिकोण से देखा उसको, उसकी सीमाएं थी वो। लेकिन उस टाइम यशपाल ने फिर मेरे को थोड़ा हाथ में ना फर्स्ट टाइम में मैंने यशपाल को जो पढ़ा उसकी यशपाल की क्या थी बात बात में बात। और ये आपके जो है ना सियावलोकन। सियावलोकन बहुत अच्छी उत्कृष्ट क्रांतिकारियों के जीवन का। सियावलोकन और झूठा सत्य दोनों भाग हैं। झूठा सत्य दो 3 भाग है उसके। लोहे की दीवार के पार। और जो उसका जो है दिव्या नहीं दिव्या मैंने पढ़ा उसका, मतलब मैंने वो पढ़ लिया। और वो पढ़ने के बाद मेरे जो है पढ़ने में चस्का हो गया। कुछ हो ही सकता है क्योंकि मैं मामा जी के पास था। मेरे मामा जी जो है वो करनाल रहते थे, मैं नानी के पास था सिंहपुर में। और मेरे मामा जी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी, मैंने व्यक्तिगत लाइब्रेरी अपनी जिंदगी में किसी आदमी के पास ऐसे नहीं देखी जितनी उनके पास था। जब मेरा इधर झुका गया तो करनाल तो मैं आता जाता था, पढ़ता हुआ नहीं था। नानी में अकेले रहते जब मेरे को करनाल तोड़ना रहता था तो मैंने फिर मेरे मामा की जो लाइब्रेरी देखी वो लाइब्रेरी ऐसी थी, वेद चारों तो वेद थे उसमें, दर्शन और मार्क्सवाद, मतलब कोई ऐसी किताब थी नहीं जो उस लाइब्रेरी में लेफ्ट की ना हो। अच्छा बहुत बढ़िया थी।
इससे बड़ा कमरा था और उसमें कम से कम 10 अलमारी थी बड़ी। इवन यार जो बैंड बुक्स थी सरकार ने जो बैंक रखी वो भी उपलब्ध थी। क्या नाम था आपके मामा? मुनीश्वर देव। मुनीश्वर देव। हाँ, वो अच्छे जन कवि थे, उनके अच्छे गीत हैं। अच्छा। पार्टी के मेंबर थे वो सीपीआई के मेंबर थे तो? नहीं, सीपीआई के पहले उनके पास आता था जॉइंट पार्टी का न्यू एज निकलता था। अच्छा। अखबार। हाँ। तो उस टाइम जो अकेली पार्टी थी वो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू से जुड़े हुए थे वो। अच्छा। वो चिंतक अलग थे, वो चिंतक भी थे। बहुत बढ़िया जी। तो कर्नाटक के जितने भी राजनीतिक आदमी थे, वो कांग्रेस का हो, जनसंघ का हो, दूसरी पार्टी का, सब वहाँ वो क्लब था एक तरह का। अच्छा, उनके पास आवाज आई। सबकी थी। बहुत बढ़िया है ये तो। वहाँ से फिर जो है बुक्स की कमी रही नहीं, और जब नहीं रही तो उससे मैंने जयाल सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया था नीले बड़ी के बाद। और जयाल सिंह कॉलेज में जाकर न्यू एज था, सीपीआई उस टाइम, तो 67 में मैंने 66 में दाखिला ले लिया था। तो 66 में लेकर फिर जो मेरा से देखे वो सारे कम्युनिस्टों में आना जाना था, खासकर कॉमरेड मोहनलाल, सूबे सिंह, तखत सिंह। मोहनलाल, सूबे सिंह और तख्त सिंह। हाँ, ये सारे के सारे करनाल आते थे। तख्त सिंह सेक्रेटरी रहा, सूबे सिंह भी रहा और मोहनलाल भी रहा। मोहनलाल एक चलती फिरती मार्क्सवाद की दुकान थी। वाह जी। कौन सा गांव था मोहनलाल? जुंडला। अच्छा, जुंडला के? जुंडला के थे। ये गांव में कुंदन के रिश्तेदार नहीं थे? हाँ, कुंदन का भांजा है। भांजा मोहनलाल जी का? मोहनलाल जी के परिवार का भांजा। अच्छा। तो मजेदार बात यह है कि एक मैंने जिंदगी में 2 आदमी देखे हैं। एक तो था रोहतक से कॉमरेड, कोई आपको ध्यान हो, बरवाड़ा के आसपास इनका गाँव। और सदानंद। एक तो मैंने देखा सदानंद पुनिया है शायद वो। सदानंद पुनिया। हाँ। मैं उनसे खूब अच्छी तरह मिला हूँ, सारी बात है। वो फक्कड़ कम्युनिस्ट था। अच्छा। जोड़ा और उसमें बुक्स, पार्टी का अखबार। और कोई आदमी दिख गया भाई ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा सकता है, वो पीछे पड़ जाएगा। पृथ्वी को पार्टी में लाने वाला वो और मैं हूँ। सदानंद पुनिया और आप हो जो कमर पृथ्वी की वैचारिक दिशा बनाने में। हाँ, बेचारे तो उसने बनाई थी। हाँ। पृथ्वी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो पृथ्वी का चैप्टर, बड़ा इतिहास है पृथ्वी का तो। लेकिन फिर उसने करनाल इंडिया में अमेरिकन एजेंसी थी, वो थी, क्या थी वो, अमेरिका की एजेंसी। उसके तहत वो अमेरिका की नौकरी की NDRI में, हिंदी पढ़ाने के लिए अमेरिकन को। और मैं SFI को अटेंड कर रहा था। अच्छा। तो फिर पृथ्वी से मेरी संपर्क जो पहली बार मैं पृथ्वी को करनाल में मिला था NDRI में सदानंद के साथ। उसके बाद फिर मेरी पृथ्वी की सदानंद की लोड को मिली, फिर पृथ्वी जाना मैं था। अच्छा। ना थोड़ी समय के बाद तो जैसे आपने बताया, आपने 2-3 व्यक्तियों का जिक्र करे, क्या आपके मामा मुनीश्वर जी का आपके जीवन का बड़ा असर रहा उस दौर में? वो तो मेरे मामा जी दूसरे कर्मचारी तो लेफ्ट से पूरे का बड़ा असर रहा पूरा, बिल्कुल। और इंद्रजीत भी जानता है, पृथ्वी भी जानता है। पार्टी के उस टाइम पे सारे जो अपने कारकुन सभी वहां जाते थे भाई। इंद्रजीत से पूछ लियो आप, पृथ्वी ने पता, पृथ्वी मिलता था वहां जाके। कृष्ण स्वरूप था, वो आता जाता था। उस टाइम पे जो थे सारे आते जाते थे। अच्छा, मैं क्या रखा मुझे, जैसे विद्यार्थी के निर्माण पर जैसे ऐसे व्यक्ति तो पुस्तकों का असर होता है, अध्यापकों की भी एक छाप होती है जो बचपन में या बाद में आपको कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसे अध्यापक मिले, उनके बारे में आप ऐसा है। मैंने जयाल सिंह कॉलेज के 2nd ईयर से पहले किसी टीचर का मेरे पे प्रभाव नहीं रहा। अच्छा। कोई ऐसा टीचर मुझे नहीं मिला सिवाय बुक्स के। अच्छा जी। लाइब्रेरी के या मेरे मामा जी की लाइब्रेरी भी। और मेरे मामा जी तो वैदिक समाजवाद के है, लोहिया समाजवाद के है, मार्क्सवाद के है। मतलब पूरी एक लाइब्रेरी बड़ी पड़ी भाई।
सारी बुक्स टोटल पूंजी मार्क्स की लेनिन की माओ से की सारी बहुत रेयर थी, वो बच्चे ने आपस संभाली नहीं, बहुत रेयर लाइब्रेरी थी उनके पास। तो अच्छा तो टीचर जो है टीचर ऐसा है, मैं जब 72 में जर्सी कॉलेज में 70 नहीं बड़ी 70 66 में एडमिशन लिया आपने? 66 में लिया मैंने। हाँ। तो 66 में लेने के बाद मैं कम्युनिस्ट 67 में जिला कमेटी का पार्टी का मेंबर बन गया करनाल। अच्छा, आपकी शुरू में मुलाकात किन कम्युनिस्टों से हुई जिन्होंने आपको? मैं तो मेरे मामा जी का गढ़ था ना सारे का, तो वहाँ आया जाया करते सारे? वो सारे आवाज थे। तो अच्छा, मैं आवाज थे, मन में अच्छा लगे थे, तो पढ़ रखा था। उस टाइम पर पार्टी के नेता कौन थे जब आप पार्टी सदस्य बने 67 में? 67 में भाई तख्त सिंह थे। तख्त सिंह थे कर्नाटक में, मोहनलाल तख्त सिंह और सुभाष सिंह, ये लोग थे। इनका जो सबसे आर्किटेक्ट आदमी था वो था धर्म सिंह जुंडला। धर्म सिंह जुंडला थे पहला सेक्रेटरी सब पार्टी का धर्म सिंह जुंडला है, हरियाणा की पार्टी का। अच्छा जी, अच्छा। धर्म सिंह जुंडला लोहे का वो काम करते थे, जट सिख थे। अच्छा, खराब वगैरह लगाते थे, बिल्कुल पतला सिंपल से आदमी। वाह जी। और लोहा का स्टील, अच्छा, जो स्टील जो होती है, हाँ। उस तरह का आदमी जो कौन जाने नहीं था। वो जब तक एक्टिव रहे पार्टी को उन्होंने कंट्रोल रखा। धर्म सिंह जुंडला जो है पार्टी के स्टेट के भी पहले प्रेसिडेंट हो रहे हैं। अच्छा, पार्टी पार्टी से होने के बाद सीपीएम बने। अच्छा। तो ये आप उस दौर के कम्युनिस्टों के नाम लिए, इनके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे आपने बताया धर्म सिंह जुमला, मोहनलाल जी के बारे में बताया, चलती फिरती लाइब्रेरी थी। ऐसा तख्त सिंह थे जैसे आपने बताया। तख्त सिंह सख्त स्वभाव के थे, अच्छा, डिसिप्लिन थे। अच्छा, सेक्रेटरी 2-3 बार रहे वो जिला के, अच्छा, और वो डिसिप्लिन थे, वो पार्टी को सड़कों पर चाहते थे। अच्छा। कौन से गांव से थे तख्त सिंह? ये सब के पास है, बिल्कुल असल से 3-4 किलोमीटर है जिंदवाड़ी सड़क पे, पहले गाँव में। अच्छा, उस गांव से थे वो? उस गाँव से थे। हाँ। वो सख्त स्वभाव के थे, डिसिप्लिन आदमी थे। अच्छा, और पार्टी को जो है वो सड़कों पर रखते थे। अच्छा। कम्युनिस्ट हो तो जिंदा रहना, तो फिर तो पार्टी के लिए काम करो। इन दफ्तरों में बैठ कर थोड़ी पार्टी चलेगी। तो ये था उनका। मोहनलाल चलते चलते सारी जिंदगी कम्युनिस्ट बनाने में साधन था बहुत ही, और उसका मोहनलाल का बहुत बड़ा है। वाह। तो फिर मोहनलाल तो बेचारे ऐसे थे कि वो तो किसी के घर रोटी को नहीं खा रहा, किसी का चंदा तक नहीं था। इतना स्वाभिमानी थे? 8 किले का जमींदार था भाई, तक देता था, वो औलाद थी नहीं। मियाँ बीबी थे, सवेरे अपना 10 बजे किराया की पाए, सामने जिला को कमर रोटी खावेगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया लोग थे। वाह जी। ट्रिब्यूट बड़ा दौर देखा आपने। तो फिर जैसे आपने बताया कि आप पार्टी में और एसएफआई में जैसे छात्र राजनीति में कैसे आए आप जी? ऐसा था, मैं पार्टी में पहले आ गया था। अच्छा। एसएफआई में तो एसएफआई का गठन नहीं हुआ था। हाँ, अच्छा। 67 में। और मैं जर्सी कॉलेज का स्टूडेंट था। तो 70 में जो है प्रोफेसर वेद गुप्ता आ गए दिल्ली से। अच्छा। वो उनका भी जिक्र करना जरूरी है, वो सारे रहने के कम्युनिस्टों में लोग पिछले रहे हैं। अच्छा। दिल्ली के कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। उनकी पहली अपॉइंटमेंट करनाल की। अच्छा, बिल्कुल पता सिंगल रखी। अच्छा। और बाई चांस उनकी जो है क्लास पॉलिटिकल की हमारा सेक्शन उसमें आगे जब वो पहले दिन आए तो देखा पतला सा आदमी, लंबा सा पतला आदमी। हाँ। वो आया ब्याजी कॉलेज बड़ा नोटोरियस था कॉलेज का, उसको उसके अंचल में खड़ा रहा, चुप रहा। जब बच्चे शांत हो गए बोला भाई और अपना बहुत कल आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, उसका बोलो क्या कल वो एक तो स्कूल रखा बताया कल तो ये पढ़ाया उन्होंने उससे आगे पढ़ाना शुरू कर दिया।
जिन लोगों ने उसका वो लेक्चर पहला सुन लिया, अगले दिन आज रही तीनों की सोशल साइंस की, और 5-7 दिन के बाद तो ये पोजीशन हुई, सेक्शन 2 थे सोशल साइंस के, दूसरा खाली। अच्छा, वही आगे सभी विद्यार्थी सारी भीड़ आई थी। अच्छा, और दयाल सिंह कॉलेज बड़ा अजीब सा कॉलेज था, मैं 3 साल रहा उसमें। अकेला टीचर था जिसको बाहर कमरे से निकलने के बाद, अपने स्टाफ रूम से बाहर निकलने के बाद कमरे तक ना शुरू रखते हो। अच्छा, कोई किताब नहीं, एक आज रजिस्टर और अब निकलने भाई तुम साथ छोड़ मेरा ले सारे सारे के लाते जिस के लिए वो सारे बैठे करता लाऊं होना, दूसरी खाली रह देती यूं बड़ा सारा रजिस्टर। बहुत बढ़िया वक्त उसके बाद वो पार्टी के मेंबर थे। अच्छा, और उसमें तो जो रही सही कमी थी वो पूरी कर दी, ग्रुप तैयार कर दिया, टीचर में भी कर दिया दयाल कॉलेज में और स्टूडेंट में भी। फिर ये SFI की कॉलेज में पहले कम्युनिस्ट बन गया था, SFI में जाने से पहले, और फिर SFI सम्मेलन में जाना था। मैं ओम प्रकाश रखवाड़ और सरदानंद सोलंकी, इसका तो मैं पसंद था क्योंकि सोलंकी प्रोडक्ट थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यहाँ से ये सेक्रेटरी है पृथ्वी के साथ। अच्छा, ये रहा पता नहीं दूसरा था, मेरे नाम नहीं याद, भैया था वो। तो ये पार्टी के थ्रू गए था, भाई देख का वैसा कैसे है, ये ऑब्जर्वर था। अच्छा, आप और OP लठवाल वहाँ डेलीगेट गए केरल में, जो हमारी पहली मुलाकात केरल में त्रिवेंद्रम में हुई सरदानंद से। अच्छा जी, उसके बाद तो फिर ये पार्टी के साथ पढ़े मेरे से पढ़े। वाह जी वाह। अच्छा, थोड़ा इसको जो छात्र राजनीति का वो दौर था उसके बारे में बताओ। जैसे आपने फिर वो HSU का गठन तो पहले हो गया था, अब वो फिर आप SFI में लेके आए। हरियाणा के बंटवारे की बात है, ठीक चल रहा सिस्टम? हाँ, सही चल रहा है। हाँ, देख लो एक बार, कोई नहीं, ठीक। हाँ, हरियाणा के बंटवारा जब होने लगा, पंजाब का हरियाणा का जब झगड़ा हुआ, तो काफी ओट था सिचुएशन दोनों प्रांत के लिए। तो पंजाब में छात्र आंदोलन था, पार्टी का आंदोलन था, हरियाणा का पंजाब का था, वहाँ था कुछ नहीं। इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर शेर सिंह को बुलाया। अच्छा, अरे भाई पॉलिटिकल तो ले लेंगे, छात्र खड़े हैं, हरियाणा में छात्र आंदोलन थी ये, पंजाब में सूबे की मांग को लेकर जो सूबे की मांग को लेकर। तो प्रोफेसर शेर सिंह की जिम्मेवारी लगाई कि भाई अगर आप हरियाणा मांग रहे हो तो यहाँ कुछ तो करो। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने फिर आचार्य भगवान देव, जो उसका रिश्तेदार पड़ता है, पता नहीं, स्वामी उमानंद, हाँ यस, वही उमानंद, उसी को कहते हैं भगवान देव। और एक कपिल शास्त्री, अच्छा, वो उसका चेला था। अच्छा, और एक आदमी का मेरे नाम नहीं याद है, डॉक्टर बलदेव सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो जी इनकी ड्यूटी लगी भाई हरियाणा में जो है छात्र आंदोलन खड़ा करो। ये मैं आपको हरियाणा के उसके HSU के बारे में बता रहा हूँ। हरियाणा स्टूडेंट यूनियन की गठन की जो प्रक्रिया है, ये गठन इस तरह से हुआ है। और इनकी मीटिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बलदेव सिंह के घर हुई, जिसमें डॉक्टर रणबीर सिंह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड में पोल साइंस से, मैंने उससे कंफर्म किया है। अच्छा जी, मैं वैसे नहीं करे बात, मैंने कंफर्म किया, उसने सारे नाम बता आप ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट करे हो? बिल्कुल ऑन द फैक्ट करे हम। और वहाँ ये फैसला किया गया कि पृथ्वी सिंह और एक लड़के का, उसको मुझे नाम लिया, चाहे वो बता देंगे अपना, सरदानंद, उसको प्रधान बनाया, जिसको मुझे नाम याद आ गया तो मैं बता दूंगा। और ये उन्होंने 4-5 की वहाँ टीम बनाकर अनाउंस करके राणा स्कूल की टीम आंदोलन चल गया। पंजाब के पैनल खड़ा करके, सरकार तो थी साथ, पृथ्वी जो है
ये सारे साथ थे। उस आंदोलन में पृथ्वी जो है स्टूडेंट था, ये लीडरशिप में नहीं था। तो आंदोलन करे, अब तोड़ फोड़ हुई, सारे रेल की पटरियों तक गए हैं लोग पढ़ने के लिए, निर्माणा पानी पर पड़े जो कमी के लिए तोड़ फोड़ हिंसक गतिविधियां शुरू हो गई आंदोलन में। हाँ, HSU की गतिविधियां शुरू होगी। उसके बाद बंसीलाल का आगमन हो गया कुरुक्षेत्र डिग्री मांगने के लिए। इन लोगों ने प्लान कर ली कि साढ़े मरवा दिए, सब पर मुकदमे दर्ज हो गए, छात्रों के जो लड़े थे तो इन्होंने प्लान कर ली। इसका जो ना उन दिनों उपराष्ट्रपति था बीडी जत्ती, उसने आना था। तो इन्होंने प्लान ये किया कि भी ऐसा करना, कुछ नहीं अलग करना, और ये जो टेंट लगा रखे है ना सारा, उसके रस्ते काट बैठ जाए, ड्यूटी लगा दी। और पृथ्वी ने बोलना था, वो तो ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पृथ्वी तो इलेक्टेड, उसके बाद इलेक्शन हुआ ना, उसमें पृथ्वी प्रधान बन गया। प्रधान बनने के बाद वो कन्वोकेशन आ गई, उसमें इन्होंने प्लान कर ली। बंसीलाल ने प्लान किया कुरुक्षेत्र में उसके गुंडे छात्र हैं, इसी बात के विरोध में वो ये तो स्वाभिमान पर हमला था विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी के। वो खैर वो कट नहीं पाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद उखड़ गया सबका सारा लाठीचार्ज जो है, पीटे छुटे सारे बहुत लोगों को उखड़ गया। तो पृथ्वी फिर वहाँ से हरियाणा का नेतृत्व तो उसका अपना व्यक्तित्व ले गया उसको ले तो था। फिर उसके बाद HSU बढ़ते हुए सारे हरियाणा में था, हमने तो बना ली, हम छोटे थे, पृथ्वी का नाम था, उसका छात्र संघ बड़ा था। बाद में जो है पृथ्वी उसके अपने तजर्बे से लेफ्ट की तरफ उसका झुकाव तो था थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर दुखी हो गए, यहाँ सरकार उनकी सुना ना कि दिल्ली चलो, पार्लियामेंट में आवाज उठाओ, वो गए। ये पृथ्वी जो मुझे बताया है, अच्छा ये कोई दोहरा रहे हम गए, अटल बिहारी वाजपेयी मिले, ये मांग पत्र ठीक है करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। ये किसी ने पूछा नहीं कौन है, ये है, चाहे कुछ नहीं पूछा, लिया हाँ ठीक है करेंगे, सभी पार्टियों से मिले। रात को दिल्ली रहे, सवेरे 2-3 जने थे, फिर ये CPM के ऑफिस में गए, वहाँ गए तो वहाँ के बाद में दशरथ देव डिप्टी लीडर था लोकसभा में, समर मुखर्जी लीडर था और उसका यह शायद गोपालन था, लेकिन दशरथ देव डिप्टी लीडर था। ये CPM के दफ्तर में गए, वहाँ गए, ये 9 बजे गए होंगे, तो दशरथ देव आया, चाय भाई पी में आया, हम कौन है भाई मिलने हैं, मिला, तुमने सारी बातचीत पूछी, ये अपन लिया, लड़कियों को बोले भाई मैं आज ही क्वेश्चन होगा पूछ लेता हूँ, 11 बजे क्वेश्चन शुरू होगा, मैं पूछ लूँगा। वहाँ थोड़ी सी कुछ चल रही भाई, तो एक आदमी नहीं मिले, पार्लियामेंट में स्वागत करने तैयार हो गया। उसके बाद पृथ्वी का टर्निंग पॉइंट है, उसने मुझे बताया, ये 2 या 3 चोरे थे, और वो उनके साथ ही बाहर निकला। जब गेट पाया, गेट पाने के बाद वो कहने लगा, अरे वो भाई आप लोगों ने चाय पी है? अरे भाई मैंने भी पी। 10 बजे भाई मैंने भी पी, रुको भाई रेडी खड़ी थी, उसने रेडी थी चाय तुम्हारी क्या था, और उसने कहा भाई नाश्ता, और उसने जो 4 ब्रेड दी, मुझे दिएगा। पृथ्वी मेरे से गए तो सारे लीडरों से मिले, सारी पार्टियों के ऐसे मिल जाएंगे भाई, चाहते रेडी लेना है, नाश्ता ब्रेड लेना है, मत खाने का, ये आदमी कुछ और तरह के वो उसकी टर्निंग पॉइंट था, उसके लिए असर पड़ा उसके ऊपर, सारा सब के ऊपर पड़ा। तो हमारे लिए दिक्कत हमारी छोटी दिक्कत ये उसकी रुचि बढ़ी थी हरियाणा स्टूडेंट की, तो हरियाणा स्टूडेंट की उनसे फिर हमारा तालमेल हो गया। फिर हमने हरियाणा में जितने छात्र आंदोलन हो रहे वो आपस में तालमेल करते हैं, जो भी जितने भी हुए वो सारे तालमेल से, और फिर
HSU SFI लिखा। फिर उसके बाद हम समझन को छोड़ना चाह रहे थे तो नाम था, हम छोटे थे। और उसके बाद फिर स्टेज लिया ही SFI एफिलिएशन ले लिए, एफिलिएशन तो लाई फिर। हाँ ये होगा। SFI से एफिलिएशन करवा दिया। और उसके बाद जो है फिर हरियाणा में SFI का गठन जो है तो क्षेत्र से शुरू हुआ था। और सेकंड जो है फिर पृथ्वी साहब से था, मैंने यहाँ काम किया। पृथ्वी स्टूडेंट ना होते हुए उसने इस फ्रंट को बतौर स्टूडेंट लीडर, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा था। काम में कृष्ण स्वरूप भी आ गए थे तब तक। ये तो सारे दिन इशार से शुरू हुई थी। इंद्रजीत भी था, महावीर भी था, कृष्ण स्वरूप था, बलदेव था, जगतार था, अच्छा जी। राम अपना बलदेव था, बहुत बड़ी टीम। अपना बाद में तो ये अपना शोकन था, इंद्र सिंह शोकन जो MP था, उसका लड़का वाला का लड़का था। हाँ इंद्र सिंह। एक बहुत बड़ी टीम बनी थी हमारी, स्टडी सर्कल की एक। फिर तो ये सारा पार्टी से जुड़ते चले गए। तो ऐसे और पृथ्वी के नाम की तो बात ये है भाई, दिखता हूँ आपको कमेंट कर रहे होंगे इसमें, आपको से अच्छा ना लगे ना बोलो जी। हरियाणा में फीस बढ़ोतरी कर दी बंसीलाल ने, ज्यादा बढ़ाई थी। तो HSU SFI ने उसका विरोध किया। और विरोध किया तो HSU SFI का उस टाइम लॉन्च ये था 1972 में। तो कॉलेज टीचर की स्ट्राइक हुई हरियाणा में पहली बार। जो यूनियन शब्द आया है, कॉलेज टीचर की हड़ताल हुई सबसे पहले। और उस कॉलेज टीचर की हड़ताल में मैं और पृथ्वी, हम दोनों उसमें सेक्रेटरी सदस्य थे। उनकी कमेटियों की मीटिंग होती थी। अच्छा, कॉलेज टीचर्स की। अच्छा, बीइंग स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट हमारे साथ रहे। और हमने उनका साथ दिया, स्टूडेंट ने साथ दिया। उस लड़ाई में पहली लड़ाई थी वो। अच्छा। उसके बाद भाई फिर कर्मचारियों की लड़ाई। उनकी जो तालमेल कमेटी थी, सारे कर्मचारी SFI में मेंबर थी। पृथ्वी, मैं और कृष्ण स्वरूप। अच्छा। चंडीगढ़ मीटिंग हो, सारी मीटिंगों में पूरी कर्मचारी जो ताल कमेटी 73 के अध्यापक हड़ताल थे, उसके भी आप शामिल थे? शामिल थे भाई। पृथ्वी चढ़वाने में था, उसको जेल से लेकर गए थे चढ़वाने के लिए। पृथ्वी अंदर था। मास्टर सोनलाल, प्यारेलाल बिजली बोर्ड से थे, बिश्नोई थे, बनवारी लाल बिश्नोई। इनके हम उनकी तालमेल कमेटी के सदस्य रहे हम सारे ना। और मुझे कह रहे थे तो हड़ताल हमने काल दे दी स्टूडेंट्स की फीस के विरोध में। देश में पूरे हरियाणा में छात्र हड़ताल करेंगे। और वो आज तक का रिकॉर्ड है। उतनी बड़ी हड़ताल आज तक छात्रों में कोई नहीं हुई जो 1972 की जो हड़ताल होता है, 72 के बाद की है। वो जो कॉलेज टीचरों के समर्थन में जो वो नहीं, और अकेले स्टूडेंट्स की थी। अच्छा, स्टूडेंट्स की फीस वृद्धि के खिलाफ। वो 74 के आसपास की बात है। मुझे तारीख याद नहीं है। वर्ता ऐसे इसमें कॉलेज के कोई नए आंदोलन में नहीं खड़े, सारे स्कूल टीचरों ने समर्थन दिया। और यूनिवर्सिटी को छोड़िया, कॉलेज छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल तो बंद थे। उसके इतनी मास स्ट्राइक थी। मास स्ट्राइक क्योंकि आंदोलन से टीचर निकले थे। प्राइमरी स्कूल तक बंद। हम दिल्ली थे, मैं पृथ्वी, सवेरे अखबार देखे, अकेला कॉलेज बच गया रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी कॉलेज था, बंद नहीं हुआ। और अखबार ने छाप दी, हरियाणा बंद, रेवाड़ी खुला। तो देखी खबर, ट्रिब्यून देखे, अखबार देखे, फिर तो बोले चल भाई रेवाड़ी चलेंगे। क्या बात है, थोड़ा हो गया, सारा हरियाणा बंद हो गया। बोला सारा रेवाड़ी के ऊपर बच गया। फिर से अपना ढंग से सुबह उठने, अरे बोला साले का रजवाड़े का कॉलेज है, यूँ थोड़ा चले गए। फिर मजा क्या है, यूँ हड़ताल गई, फिर रजवाड़ा से ही रहेगी। मैं थोड़ा नहीं था, मैं अपना को जान नहीं पहचान नहीं। बोला तो खेल जा तो चाल। मैं पृथ्वी बड़े हुए। पृथ्वी में कोई दोस्त था प्रोफेसर इंग्लिश का। अच्छा, रात को रुके, उससे हमने शाम को बताया कि ऐसा ऐसा है। हमने तड़के गेट मीटिंग ले ली स्कूल में। और हमने 2-4 बच्चे थे जो हमने पता नहीं कुछ भी। उसने 5-7 बच्चे बुलाए
और जो ABVP के थे अच्छा वो तेरी के सारे के सारे। अच्छा लेकिन दौर था ABVP अकेले कैसे रहती, लड़का भी नया था, वो कॉलेज का स्टूडेंट था। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे मेरी मीटिंग कराऊंगा आपकी। मुझे हम जो है गए जाकर कॉलेज की दीवार पर चढ़ गए, 4-5 फुट की पुलिस चारों पास है। मैं फिर ठिकाना पुलिस भी खड़े हो, वहाँ बोले भाई तो खड़े रहेंगे, जो पाएंगे जो खड़े होंगे देख लीजिए दोस्तों की। तो 4 द्वारे चढ़ गया, 1-1.5 मिनट तो 2 मिनट तो मैं बोला परिचय है दिया हड़ताल के बारे में, सारा के नाश हो गया था। सारा जना हड़ताल करे था ना, सर बता पीछे आएंगे, सर फीस निकालने पर है ये फीस करता लगे सर हम मेरा को बता के दो ना पूछना कर दे। और मैं भी कुछ किया है करना स्टूडेंट लीडर ये पूछा था दबा पीछे ने सारे 2 मिनट भी बोल पाया, इतना लगता चला होते ही और लाठी चार पीछे का लाठी लग गई, मेरा भी जो है ना पूरा लाठी लग गई, तो पीछे के लाठी मारे नहीं मेरा पूरा हाथ हुआ पीछे बच गया। पैसा और मेरा ने क्या करेगा तो पीछे जानते हैं दर्द हो सकता है। हम कूद गए दीवार से, कल वर्षा नीचे जगह थी बाहर, हम तो कूद गए। वो लड़का हमारे सिखाने का आपने कोई इस रास्ते आपने कहा दुकान खोल दो, आप नकल आपका करे तो कोई लड़का से आना था, हम उसने निकाल दिए और बस पथराव शुरू हो गया। दूर से लाठी था दूर और पीछे कहने लगा बोले और तो खुल गए थे आज बोले 15 दिन कोई खुदा ये मामला ऐसा हुआ ठीक। वो है वो वहाँ जो है बहुत से छात्रों पर लाठीचार्ज में चोट लगी, पुलिस वाले में लगी, उनका लगी मुकदमे अंदर अब तो नहीं कॉलेज खुले वहाँ स्ट्राइक करवाई वहाँ बस पृथ्वी बोले यही कॉलेज के ऊपर बच गया, इसमें देखा चल रहा है वो रॉबरेंद्र की वजह से बोले रजवाड़ा से दिखावा हुआ उसका अपना स्टाइल का काम करेगा। फिर आपकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी थी? फिर आपने जैसे मतलब पार्टी का फुल टाइमर बनने का फैसला लिया भाई मैं ऐसा था, मैं SFI 70 में जाने से पहले पार्टी का मेंबर बन गया था। तो उसके बाद घर से मेरा रोटी पानी से जुगाड़ ठीक था, भाई परिवार ठीक था, प्रोग्रेसिव सा परिवार था, तो घर की चिंता थी नहीं। तो फिर पार्टी से मैं जुड़ गया था। तो पार्टी का मैं ड्यूटी लगाती, उसमें पार्टी के अनुसार काम करते हैं सारा। उसके बाद तो फिर ये स्टेज आई कि कुरुक्षेत्र हल्का बन गया, मैं पार्टी का जिला कमेटी मेंबर कर्नाटक बन गया था। और जो भी कभी पानी का जो दफ्तर बने हैं वो आज है, ये जिला कमेटी मेंबर का वहाँ तो मेरा तो आना जाना तो कब्जा नहीं करा था, उसका दफ्तर वो का बोर्ड की जमीन थी। अच्छा तो उसका कब्जा करे, वहाँ दफ्तर बनाया, वहाँ संतोष सिंह वगैरह कॉमरेड थे, कॉमरेड सरदार जी थे, अपना नाम नहीं क्या है MC गिरे वो उन्होंने सारा देखा दुआरी थी दफ्तर आप जो पड़े वो पानी कितनों हमारे टाइम पर मेरे खुद का अपना बनाया। वाह जी वाह। तो फिर आपने जैसे बाद में दायित्व संभाले, कुरुक्षेत्र के पार्टी सेक्रेटरी रहे आप। ऐसा है जब मेरी 1 साल खराब हो गया पार्टी की वजह से पढ़ाई में, फिर पढ़ नहीं पाया टाइम का, तो जब मैं क्लियर कर ली फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 73 में दाखिला ले लिया। यहाँ जिला कमेटी मेरे साथ पार्टी का भी पार्टी का देखो तो पार्टी में यहाँ पे अभी थे 2-4 आदमी। अच्छा जी। और एक गांव नलवी है इलाहाबाद के पास, नलवी। अच्छा उस गांव में थे 2 आदमी पार्टी, एक ब्रांच वहाँ थी, एक पे गाँव में थी। अच्छा तो कुरुक्षेत्र में तो एक भी आदमी नहीं था। अच्छा ये वहाँ पहले थे, वो कौन लोग थे जो वहाँ जुड़ रहे थे पार्टी में? नलवी और वहाँ तो नलवी थे तो कमर सोन सिंह कमर सोन सिंह थे, करतार सिंह थे, 2 करतार सिंह थे, एक सोन सिंह थे। सोन सिंह लीडर था, सरपंच भी रहा, ब्लॉक समिति मेंबर भी रहा, बाद में वो MLA का इलेक्शन भी लड़ा उसने। अच्छा बाद में पार्टी छोड़ने के बाद। और पेवा में कमर गुरदत्त सिंह। हाँ
अच्छा। अपना उसका तो पूरे परिवार था। कौन गुरदत्त सिंह का? अच्छा। उसके भाई साढ़े 5 भाई थे, 5 पूरा परिवार में तो ऐसे परिवार मिलते नहीं। अच्छा। जिनके पूरे पूरे परिवार रिश्तेदार सारे कम्युनिस्ट पंजाब से, कम्युनिस्ट सुरजीत के गांव के आसपास के थे। अच्छा। ये कैरो में हम से आए थे, तो ये पंजाब से आए थे, पार्टी के लोग थे सारे। अच्छा। हाँ, तो ये थे चीका में थे कमल कुंदन लाल और बाबा भगत सिंह तो जो थे वो तो 102 साल के 100 साल के आसपास वो गुजरे हैं। वो पाकिस्तान से पार्टी में थे। ये लोग थे यहाँ कुरुक्षेत्र के आसपास के सराउंडिंग में कुछ नहीं था। मेरे यहाँ पता तो पार्टी तो वो कोल टाइम के बन गया था मेरे को। बस SFI को आस्ते डेवलप किया, कर्मचारियों में काम करना शुरू किया। कर्मचारियों के आंदोलन हुए, 2-3 बहुत बड़े आंदोलन हुए कुरुक्षेत्र में कर्मचारियों के विजय से, जो हरियाणा के लिए बहुराम गुप्ता वगैरह उनके लीडर थे। तो उनमें से कुछ लोग 3-4 यूनिट में 9 मेंबर कमेटी बनाती थी उस टाइम पार्टी ब्रांच, 3 ब्रांच खड़ी कर ली थी यूनिवर्सिटी में, एम्प्लॉइज में, और 2-3 स्टूडेंट्स की थी। तार सिंह था, ये अपने 3-4 IAS ऑफिसर भी रहे, अब जो है वो भी थे, ब्रांच के ऑफिसर है, नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो वो लोग सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा शहर में भी हमारा ठीक दफ्तर खोल लिया था ऐसा। बाबा सिंह ओल्ड टाइमर थे, नया सेंटर बन गया था, अमृतलाल थे। तो हमने जो है फिर बाद में तो अपना पे वैसे अपना कांग्रेस में इलेक्शन लड़ा था, वो सब बड़े अच्छी टीम। गुरमुख सिंह ने लड़ा। गुरमुख सिंह तो हमारी बड़ी अच्छी टीम बन गई थी, तो फिर हमने पार्टी खड़ी कर ली। तो फिर आपकी राज्य स्तर पर भी ड्यूटी लगाई गई पार्टी में, बताओ थे और राज्य के अंदर में भी रहे आप? वो मैं उसको गलती कह सकता हूँ, पार्टी की लाए हो या मेरे लिए तो मैंने जाना चाहिए था। अच्छा। और मेरी ये थी, हाँ। यहाँ मैं आधार खड़ा कर लिया था, मैं सेक्रेटरी था, और पृथ्वी ने हिसार में बहुत बढ़िया पार्टी खड़ी कर ली थी, बहुत अच्छी यूनिट बनी थी हिसार की, यहाँ भी। बस निर्देश दीजिए, चलो रो तो हेडक्वार्टर का चलो रो तो मैं भी अपना पूरी बिस्तर लेकर पृथ्वी अपने बच्चे से ले, मैं अपना अकेला घर बार देखे वाले नहीं, बच्चे संभाले नहीं, कुछ नहीं, चलो रो तो इनकलाब ले आऊँगी जाकर पड़े लेने नहीं रोटी की समस्या थी। मतलब वो ना उस टाइम पर जैसे आपके राज्य के नेता वो थे कानड़ काशनी भी रही आ रही है। काशनी रहा, काशनी के बाद रुड्डा का टाइम की बात है, ये रुड्डा का टाइम आपको। धर्म सिंह काशनी के नेतृत्व में भी आपने काम किया? हाँ किया भाई, वो किया। अच्छा, वो कैसे व्यक्ति थे जी धर्म सिंह काशनी? वो रिजर्व आदमी थे, बुद्धिजीवी थे। अच्छा, इंटेलेक्चुअल थे, थोड़े पूर्वाग्रह हो जाते थे उनके दिमाग में। वो एक आदमी होते हैं, हाँ हो जाते नो, वैसे तो अच्छे एक वेरी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, पर वो जब बोलते थे ना तो सार में सब कुछ कह देते थे। ज्यादा कथा कौन करनी थी, बड़े संक्षिप्त में बड़ी मर्म की बात, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, लीडर थे। लीडर बंसीलाल के अच्छे मित्र रहे हैं, गुरु भी कहते हैं, उसका गुरु था ये, लेकिन वो गुरु बड़ा लड़ना है। रिवासा कांड जो है वो अपना मैं इतिहास है हरियाणा का, काशनी ने लड़ा रिवासा कांड के खिलाफ, बंसीलाल के खिलाफ बड़ा मतलब मोर्चा लगाया उन्होंने। काशनी था उसमें कोई लीडर, काशनी ने तो आया था। काशनी अपना में बहुत बढ़िया आदमी डेडिकेटेड है इमरजेंसी में। और मैं तुमसे बल्कि बात हो रही है, करनाल जेल में थे काशनी, और मैं पीओ था किसी मुकदमे में। अच्छा। तो मीशा की गिरफ्तारी बंद हो गई थी, DIR में गिरफ्तार करते थे। तो मैंने कमर सुखदीप से बात करी, मेरे पे 3-4 मुकदमे हो रहे हैं और मैं तुम्हें पीओ हो रहा,
कोई प्रदूषण पीओ रहा उसमें देखो था जमान तो जी सीधे लिया पकड़ देंगे तुमने पीओ है उसमें उसे पीओ वाले में कौन पूछेगा मीसा बंद हो गई मीसा में तो मैं फर्स्ट लिस्ट में था लेकिन बाई चांस पकड़े नहीं गया। अच्छा मैं इशार था स्कूल में था स्कूल का पार्टी का मेजर साहब थे उसमें मेजर साहब तो जान इधर लिए रात में इमरजेंसी के दौरान जो उस दिन रात में। अच्छा 25 जून की रात थी। 25 जून को हम जो है शिवानी गांव में थे गोरखपुर के पास है शिवानी। हाँ है वहाँ टेकचंद सरपंच था। अच्छा जी उस गांव का। हाँ। बलदेव सिंह उस गांव का। अच्छा जी शिवानी का था। हाँ शिवानी कामड़ प्रभात सिंह ससुराल भी थी। मुझे नहीं पता। हाँ प्रभात से मेरा संपर्क कर मिल रहा है। हाँ। तो स्कूल 2 दिन का था। अच्छा मेजर साहब शाम में चले गए स्कूल लेकर। तो हम रात को वहाँ रह गए। बाकी जिन्हें जाना चले गए 5-7 हम रह गए। तो जब सुबह उठे सबने जाना था तो प्रशंसा लगे चलो चल रही थी कोई बात नहीं। तो हम 4-5 साथी सारा की शिवानी से गाँव से बस आए पीछे से कहाँ से आई मुझे पता नहीं। तो पृथ्वी रह गया मैं अगली बस में आ जाएगा। हमारे अड्डे पे चाय वाला था पार्टी का कॉमरेड था सारा आना जाना संपर्क सूत्र हमारा वो था सब उसको पता रहता था। तो हम आए उसको भी पता नहीं था। चाय वाय पी देखा पुलिस काफी खड़ी। तो इस देर में दूसरी बस आएगी चाय वाय पी हमने पुलिस नाम ने बस को घेर लिया। पृथ्वी था उसमें उसको अरे जी कलर की बात है डीएसपी था बीच में छूट रहा डीएसपी ने काफी इज्जत की शायद वो उसको जानकार हो गया वैसे रिस्पेक्ट कर कोई बड़ा आदमी था बोला ऐसे सब साहब रेडियो में सुना के चलता है पहले क्या बात होगी बड़े बड़े में क्यों पड़ा हुआ इमरजेंसी लग गई थी इसमें और तो लिस्ट में प्रोटेक्शन लेकर खड़े होंगे आप गिरफ्तार हो यूँ करो चाहे उड़ा तो पीने उड़ा पी लो और नहीं चाहे तो मेरी जिम्मेवारी चाहे नफ्स मैं कराऊंगा आपने पकड़ के लिए छोड़ दो मेरी मजबूरी है। बाकी आपके पास जो सामान है वो रख दो पैसे वैसे घड़ी घूड़ी सारे रख दो भाई सारे देश के पकड़े गए वास्ते मैं और मेरे घर भी छापा पड़ गया। आपके घर पे भी छापा पड़ा? नहीं साहब मेरे घर एक छापा पड़ा। अच्छा कम से कम 20 छापे पड़े होंगे पता कोई उसार से सीख कर अगर आगे रहूंगा मैं। आपने पता था भाई पता लगा लीजिए फिर पता मैंने काबू है। आप अंडरग्राउंड हो गए थे उसमें? हाँ मैं तो सारे मैंने काबू नहीं है। अगर अभी कभी आप अगर रहूँ तो रोटी पानी खेत में घर के दिन तो रात में खड़ा हूँ। अच्छा लोकेशन ही बताइए आपने? लोकेशन कहाँ पर? कभी नहीं बताई। पुलिस के थे चढ़े नहीं आप? ना कभी नहीं चढ़ा। वाह जी वाह। बड़ा जोर लगाया पुलिस ने। 2 बार पकड़ा तो गया हमें लेकिन वो बिना उसके पकड़े गए बचे बहुत हैं। अच्छा एक काम जी किस्सा और आपसे जुड़ा सुनते हैं कई बार जैसे कोई वीसी नहीं आए थे जिसने अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई थी यहाँ ऐसे दत्ता। अच्छा वो क्या थे जी? ऐसा था हमने दाखिला ले लिया मुश्किल में कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट ले रहे हैं। तो मैंने अपने फाइनल में फिलोसफी का मैं स्टूडेंट था। वाह जी वाह। तो मैंने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ लिया प्रेसिडेंट का। अच्छा उससे पहले यशपाल था प्रेसिडेंट। उससे पहले कुलवीर सिंह था। वो इनडायरेक्ट थे डेलीगेट्स के थ्रू चुनते थे सीआर के थ्रू क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जिसके पास ज्यादा होते थे मारदार थे जिसका ज्यादा जो था वो डेलीगेट को उठा लेते थे। तो 2 में हमने उठा लिए 2 बार हम बना के थे। तो यशपाल के टाइम में हमने मूव किया कि डायरेक्ट चुनाव को वाइस चांसलर मान गया डायरेक्ट चुनाव हुआ। और उस चुनाव में मैं कैंडिडेट था देवेंद्र शर्मा था जो बाद में मंत्री बना। 2 कैंडिडेट और थे 4 का था उसमें मैं 250-300 वोटों से जीत रहा था। अच्छा डॉक्टर ओपी ग्रेवाल जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफिसर थे रिटर्निंग ऑफिसर जो थे। तो
हमें पता था ना, हमारे ध्यान थी ये बात। डिपार्टमेंट्स में, लड़कियों के हॉस्टल्स में सब मैं 350 वोटों से आगे निकल रहा था। लोग मेरे को मुबारकबाद, पुलिस वाले भी, सीआईडी वाले भी, और भी कांग्रेस का बहुत जोर लग रहा था। सुरेंद्र स्पेशल मेहरबानी कर रहा था चुनाव में मेरे खिलाफ। तो डॉक्टर ग्रेवाल ने मेरे को बुलाया, फिर बोला क्या कर रहा है, ये चार बक्से रह रहे हैं, लड़कियां क्या कॉलेज के, ये लड़कियां में क्या होता तेरा मार के, शहर की लड़की थी, शहर में लड़कियों को मेरे लिए अभी आए नहीं गए। मैंने डॉक्टर ग्रेवाल को ऐसा नहीं, मैं एक लड़का शहर से है, अगर ये थोड़ा बहुत बराबर चल गया इसके देवेंद्र शर्मा के, फिर तो चिपा सकता है। खुली बक्से मैंने मिली 3 400 वोटा में 3 वोट मिली स्टूडेंट्स की, गर्ल्स की, जबकि डिपार्टमेंट में गर्ल्स में समझ जीत रहा। और एक तरफा गया 34 वोटों जीत गए, 34 वोटों से जीत गया। अच्छा। तो देवेंद्र शर्मा तो इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस का भी हाथ लगाने, बाद में तो कांग्रेस में मंत्री रहे रहना का। तो छोटी मोटी समस्या होती थी, SFI मजबूत होगी जी। इसने वाइस चांसलर ने रसिया जाना था। अच्छा जी। और यूनिवर्सिटी में बिना SFI के स्टूडेंट्स ने उसको जाने से पहले 1-2 पौधों ने उसका प्रोसेसन लेकर उसको जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद थोक में कर दी जाने से पहले। वो सारा देश कैसे नहीं, उसने टारगेट SFI लाने, फिर SFI ने किया, चला गया। वो जो मॉस्को से आया हुआ ऑफिसर, तो हॉस्टल में था मैं, पता लगा भाई दत्ता साहब पहुंच गया, चलो पहुंच गया, मुझे बात है। उसके थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद खबर आई, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में टेंट लगे स्पोर्ट्स के, बोले मार लग गई। आग लगी कि लड़ाई हुई ना, कोई आवाज नहीं, हम दे दी चुप लगी, आप चुप लगी मतलब यार, मैं तो आप चुप लगी इसमें करके मेरा काम में पावेगा। दत्ता साहब कुंज की बहुत था, आंधी सारा पर्चा मेरे खिलाफ। अच्छा। मना लगी, आपको जो उठा पर्चा दर्ज करवा दिया और मेरा भी को नहीं, पुलिस अपना फिर पकड़ दी, आज कोई पकड़ लिया, ले गए जमानत करवाई, पर्चा दर्ज हो गया, पर्चा दर्ज हो गया। उसके बाद एक्सपेल नहीं किया, पर्चा दर्ज हो गया। SFI कन्वेंशन कर ली कुरुक्षेत्र में थोड़े दिन के बाद, उसमें कोई 150 के करीब छात्र थे, जिसमें सुनील चोपड़ा दिल्ली से आए, पृथ्वी सिंह, कृष्ण स्वरूप, महावीर नरवाल, बलबीर दहिया, ये इस तरह के सुतार सिंह, ये सारे के सारे अग्रवाल धर्मशाला में हमारी मीटिंग चली खूब। पृथ्वी सिंह उसमें मेन वक्ता थे, सुनील चोपड़ा दिल्ली से आ रहे थे, पंजाब के थे कुछ लोग। वो दोपहर को 2-1 बजे शुरू हुई थी, तो चल दी रही, 3 बजे जाकर शुरू हुई। वो 2-1 बजे कट्टा में शुरू हुई, खाना खाने के बाद 3 बजे शुरू हुई। तो मैं 4 नवंबर या दिसंबर की बात थी, तो मैं 4-4:30 बजे के आसपास बाहर पेशाब करने के लिए निकला कुदरती। मैंने कुछ नहीं पता, ना किसी को पता। सीआईडी वाला खड़ा थे बलबीर सिंह और एक जैसमिन, 2 आदमी थे, एक इंस्पेक्टर था, एक सब इंस्पेक्टर था। वो जानते थे अच्छी तरह पृथ्वी के भगत थे, वो हमारे साथ उनके बिल्कुल, वो हमारे बचाव में रहते थे हमेशा। उसमें मेरे को अब सारा कह दिया, पूरा पीछे का है, हम भी तरह बोला गिरफ्तारी पृथ्वी को को बचाओ गए। मैं क्या बात हो रही है, बोले बात हमें गिरा नहीं की, मामला नहीं गिरा, कुछ नहीं तरह उन्होंने नहीं गिरा। बोले चारों तरफ से पुलिस ने दे रखा है, सारा कंपाउंड, सारा बाजार दे रखा है, और भी तुम्हें सारा किया टीयर गैस
अच्छा वो ले रहे हैं। वो भी ले रहे सारा देखता घूमी सारा दुकान में रखा सारे स्पेरा दे रखा और सारा खड़ा रहा पृथ्वी का बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बंसीलाल की पृथ्वी की अच्छी दोस्ती थी। हाँ भाई इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं फिर अपने काढ़ूं बोले कौन कंधे कल तो एक दिन जान देंगे भाई धर्मशाला जो बार जाकर पकड़ देखेंगे छानबीन कराएंगे ये तो निकल नहीं सकता। बोले ये वो फिल्म भी चलाओ मीटिंग इंस्पेक्टर ने कहा ढूंढो देगा और पृथ्वी को पीछा लाइए ना पीछे तो के लिए रहा पीछे तो किसी ने बात घूमते पृथ्वी ना कर रखो और उसके एक साइड में रखो उससे घेरा देकर रखो अपना पछाण में और जैसे में दो पछाण है हम थोड़ा ही नोट कराएंगे उस टाइम और उसको थपाई करनी पड़ जाए थपाई कर लियो लेकिन मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगा कि कौन है पृथ्वी ना जैसे करा दोनों जने खड़े सिंपे था जैसे दोनों उन्हें पृथ्वी को पकड़ने दिया यूनिवर्सिटी से कभी रेयर इंस्टांस है पृथ्वी रोज यूनिवर्सिटी में आता जब भी आएगा और सारी सरकार झुक जाए पकड़ने लेकिन उन दो आदमी ने पृथ्वी को भी पकड़ने दिया। कितनी मदद करी थी अनेक हॉस्टल में उन्हें सेल बना रखा था पृथ्वी जब होता था ना बिल्कुल हमारे साथ संपर्क में होती थी पुलिस सीआईडी वाले भाई जो भी रेड होगी क्या होगी पृथ्वी को बचाना कैसे है वो सारा एक टाइम था 10 टाइम ऐसे गए हैं जिसमें छापे पड़े पृथ्वी भेजने आता है पहले उनसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती थी। निकले हमने कहा इकट्ठे निकली पल्ले के लिए निकली ग्रुप बना के तो पूरे इकट्ठे होगा जूम बना बस उधर धर्मशाला से अग्रवाल धर्मशाला शहर के बीच में है कृष्णा बेल्ट पे वो शाम से का टाइम था जब पुलिस बाहर निकली सब पक्ष ले रहे थोड़े और चारों तरफ से दे दिया पूरा बाजार में पहले गिर रखा था आगे से पीछे से सारे अपना गिरे खड़े लोग इकट्ठे हुए इस साइड में बीड़ी सी जगह है कम जगह है बाई चांस आगे जो है शुरू में कांस्टेबल का पृथ्वी यहाँ पर है बाई चांस और महावीर नरवाल जो है उसके हाथ में टेकी थी पहले हमने सलाह तो कर रखी थी 5-7 में उसको सुरक्षित रखना तो नरवाल ने उसके सीधे हाथ पर मारी अच्छी हाँ हाथ छूट गया हमने उसके साथ पंगा ले लिया बुझ गया मामला पृथ्वी ना तो भाग गया ना कुछ कर पृथ्वी बिल्कुल स्लिप कर गया बराबर में भीड़ खड़ी थी और बिल्कुल 2 कदम था भीड़ में खड़ा हो गया तो मैं हमारी समझ पीछे से पकड़ो 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 ये लिए इंस्पेक्टर आ गया डीएसपी आ गया 18-19 सेंट लिया बाकी छोड़ दे 18 यूज कर लिया काबू नहीं करी चले गए पकड़ लिए चौंकी में लेके साथ ही चौंकी कृष्ण बेट वहाँ जाकर डीएसपी का पृथ्वी कहाँ है मुझे पृथ्वी हुआ कड़ा पृथ्वी बोला पृथ्वी धर्म में था वहाँ बोला कहाँ मई को बेलन कड़ा पृथ्वी भाई मैं 4 बजे जा दिया था भाषण दे गया था चले गया था हमने के मेरा कड़ा हम बैठे सारे वो सारे हमने खरीद लिए उन्होंने पृथ्वी चाहे कोई हमने मेरे पृथ्वी कड़ा आए लोग था बोल कर गया भाषण दे दिया बोलो बैठ 18 आदमी थे बताइए 4 पंजाब के थे एक दिल्ली का सुनील चोपड़ा था बैठे थे रात में 11-12 बजे सरकार पे एसपी फोन पर डीआईजी पे फोन पर पुलिस वाले जुट रहे बोले के रहने का पता नहीं होम सेक्रेटरी किसका फोन आया अरे बोला कम्युनिस्ट पकड़े गए छोड़ के हैं पर्चा दर्ज करके करो मित्र कागज मित्र कर दिए करती करना होते इस पर कुक्षेत्र प्रभुसत्ता के खिलाफ आंदोलन चलाया आपने तो नहीं हम जेल में थे अच्छा उसमें हम 15-16 आदमी जेल में होते हुए एक्सपेल कर दिए अच्छा मैं तो था ही मैं और भी कर दिया रोशन लाल आर्य था देवेंद्र शर्मा था बलबीर दैया भी थे बलबीर दैया भी था अच्छा तो एक्सपेल हो गई यूनिवर्सिटी में कह रहा भाई बैन हो गए एक्सपेल हो गई तो मैंने अपने एक्सपेंशन हाई कोर्ट में चैलेंज करी अच्छा हाई कोर्ट ने खारिज करी फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में करी सुप्रीम कोर्ट में जब कागज दिए दायर कर ली थी इमरजेंसी लगी तो फिर फायदा भी था तो उसके बाद अपना अंडरग्राउंड रहे
पार्टी में पर बार तो छूटे रह गए, फादर ने पकड़ कर ले गए, गाँव के सरपंच ने पकड़ कर ले गए, चलो ये बताओ पड़ा दो, उसने कोई एक छापा पड़ा, कोई 20 छापे पड़े, तो मैं था ही नहीं, मैं कोई नहीं, मैं अपना पार्टी काम में था ही भाई, बल्कि इमरजेंसी में एक मीटिंग तो जिला करनाल की कुरुक्षेत्र की मैंने अपने ट्यूब पर करवाई। अच्छा जी। करनाल से 400 से पैदल आए। अच्छा जी। लोग ट्यूब पे सर्दियों में और सारे कपड़े बिस्तर अपने ट्यूब बड़ा जिला कमेटी की, और उसका पता लग गया गाँव से किसी ने मुखरी करती मीटिंग बर्थडे में सामान लेके सारे कपड़े लगे, रोटी सारा फिर रात की सवेरे सारे पारी थे, तो पुलिस की निगरानी रहती थी, वो लंबी चौड़ी, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद हम अपना चलते रहे, जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद दाखिला सबसे पहले मैं गया, मैंने देवीलाल के साथ तो संपर्क हो गए थे, ज्वाइंट इसमें ज्वाइंट आंदोलन, इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में इकट्ठे थे, देवीलाल के मेरे व्यक्तिगत खूब हो गए, और अग्निवेश यहाँ से मिलने था, वो शिक्षा मंत्री बन गया। क्या नाम था? अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश। पुंडरी से हमारा हल्का पुंडरी था। अच्छा, पुंडरी में थे आप उस टाइम? तो उससे मेरे वैसे व्यक्तिगत संबंध थे पुराने। अच्छा जी। अग्निवेश से वो आखिर तक रहे हमारे, तो उसके रहे मेरा उनका अच्छा संपर्क रहा। तो मैंने उनसे बात करी अग्निवेश से, भाई मुस्लिम लगे दाखिला बोले सीधा जाना होगा, जब उन्होंने दाखिला ले, फिर मैंने कुछ नहीं, मैं सीधा वॉइस प्लेज लिख ली, जाकर मैंने उसको प्लेज देखा, और युवा में सो वो हिंदी कम जाने, हमें अंग्रेजी कम जाने, काम चलाओ दोनों चला देते। हाँ मैं रामेश्वर हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे को दाखिला चाहिए, काय में चाहिए, मला में चाहिए। उन्होंने कुछ भी कराया, उसने सीधा दस्तखत कर दिए, अलाउड। मैंने जाकर ला के को दे दी, मैंने उसमें लिख दिया मेरे पर कोई फीस नहीं है, मेरे पर मैंने हॉस्टल चाहिए, फ्री चाहिए, मेरा उस एप्लीकेशन में था, मेरा सारा फ्री, फीस मेरी कोई नहीं, हॉस्टल का रोटी का खर्चा मेरा कोई नहीं, फ्री सारा तो मेरा दाखिला गया। मैंने फौरन जो मेरे साथ के साथी थे सबको इतला दी, भाई रात खोल दिया, ये वो अपने दाखिले ले लो, सब ने दाखिले लिए। पंजाब का LLM का स्टूडेंट है सुरेंद्र सिंह, अच्छा, वो भी जेल में रहे मेरे साथ, तो उसको बुलाया, उसकी LLM करवाई, उसका एक पेपर रह गया, तो खैर वो जितने साथी थे सारे वापस आ गए, फिर मजबूत हो गया सब। वहाँ भी इसके दत्ता था भाई, इसके रह गए 8 महीने 9 महीने रह गए, दूसरी उसका टर्म थी, गुस्सा था सब में, पुराने साथी सारे इकट्ठे जेल तक दिखाई अपना तक 3 साल हो रखे थे, 3 साल नहीं हुए जेल के, 3 साल भाई जिंदगी के 3 साल को जोड़ नहीं गए, सबके को रखे थे, मेरे पहले को रखे थे। तो हमने मीटिंग करके बयान दे दिया, 18 तारीख को वाइस चांसलर गिरफ्तार करेंगे, आज अखबारों में राजनीतिक हालात बदले थे, दत्ता के पैर तो रहे मिले, बंसीलाल नहीं था, देवीलाल था चीफ मिनिस्टर, ऊपर सत्ता का संरक्षण नहीं बचा था, और सत्ता का था ही नहीं। और शिक्षा मंत्री से बात हो रही थी, हमने अपना डेलीगेशन लेकर बात कर ली थी, वो भी इससे दुखी था, बोले भाई पुलिस को नहीं आने दे, लेकिन यूनिवर्सिटी में किसी तरह की तोड़ फोड़ कुछ नहीं होनी चाहिए, और उधर ना करें, कुछ नहीं होनी चाहिए, बोला वो मेरी उम्मीद है, ऐसे भाई बड़े करते नहीं ऐसा, तो बाकी करो इसका थोड़ा का इंतजाम। तो हमने बयान दे दिया, पर्चे बयान दिए, दत्ता ने फिर लॉ का डिपार्टमेंट से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लॉ के उसको भेजा, उन्होंने मेरे को बुला लिया, बुला के कहने हुई VC साहब बुला रहे, मेरा वहाँ VC के थे वो, मैंने कहा था बोला कोई पता नहीं, मेरे को भेजा आप चलो, मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ, अब मेरा कुछ ताल्लुक है नहीं, तो उसके खिलाफ बयानबाजी कर रखी है। मैं गया, उसने पूछा आपका बयान आया हूँ, मेरा बयान है, क्या करोगे? माँ तेरा हम क्या करेंगे,
वाइस चांसलर तो करेगा, यूज करेगा। पहले चला करके भी तो करेगा, हमने जो पहले करेगा वो करेगा, चलने जो करना तो करिए, हम जो करेंगे हम करेंगे। हमारे पास क्या है, तेरे पास सत्ता है, राज है, वाइस चांसलर है, पुलिस है, सारा कुछ है। पहले मैंने बैठे बैठे जेल में एक्सपेल करके ये फिर बोर्ड का एक्सपेल कर ले, तो वो उसका बदल गया चेहरा एकदम। बोला मेरे से गलती हुई थी, मुझे पता था, मुझे लोगों ने गलत बता रखा था आप लोगों के बारे में, और मेरे से मैं ऐसी कोई बात थी नहीं, आप तो ठीक आदमी। मैंने आपके पार्टी का प्रोग्राम भी पढ़ा, पृथ्वी सिंह मेरे लड़के को देकर गया था। उसका लड़का पृथ्वी में कहीं था जानकार, उसके शब्द बदले हुए पाया आपने? बदला गया, सारे शब्द बदलेगा। आप क्या करोगे? मामला करना क्या, हमने करना कुछ नहीं, तो तेरा गिराव करेंगे। तो हमारे 300 लोग रुके, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो अपना उत्साह कम करेंगे। ठीक बात थी। कुछ क्या करेगा तो मौके की बात है, क्या करेंगे? करेंगे जो ये है, कुछ पर रीथिंक करो। अच्छा, मैं रीथिंक करूँगा, देख लें क्या हुआ। मन ना करता है भाई, मान लो बात तो साथियों से बात करेंगे जो थे, कोई न्यूनों की बात है। मेरे पर लगे बोले तो गया क्यों? अरे गया कि आ गया डबरी में के करता है तुम्हें ना हम कहोगे आगे पर क्या है, तो कुछ भी नहीं करता है। मैं तो थोड़े बोला कोई बात नहीं, न्यू करे रखो, कुछ नहीं कहना। तो फिर किसी ने उसको कह दिया, बोले नहीं मैं फिर लौटा है, फिर आ गया, बोला बुला रहे हैं। फिर गया मैं, उसने मेरे को 3-4 बार बुलाया। मैंने उसको कोई आश्वासन दिया नहीं, कुछ नहीं। वो बुलंद रहा, मैं उसको डराना रहा। वो रास्ता निकालना चाहिए, कोई रास्ता निकल गया। उसको राज का पता था, मेरे आदमी को मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग राज के दोस्त होते हैं। अल्टीमेटली पता नहीं मेरे क्या दिमाग में, मैंने साथियों से भी पूछा ऐसा करेगा उनसे। तीसरे चौथे दिन मेरे को फिर बुला के ले गया, गाड़ी में उठाकर फिर ले गया कोठी पर, बहुत सारी कोठी की। तो कहने लगे कोई आपने फैसला किया है? मेरे मन में थोड़ा पता क्या है, माँ इसका जो ना बिगड़ने है, इसको सजा देनी है। कोई माँ ऐसा है, मैं आपको सवेरे बताऊंगा, देखता हूँ। थोड़ा मैं भी बार बार सब रक्षा में 4-5 आदमी मिलने तो उससे थोड़ा बदल जाता है मामला। तो वो थोड़ा साइकोलॉजिकल जो है, थोड़ा नरमपन था। तो मैंने आगे उनसे अपने फिर साथियों से बात करके 5-7-10 थे, भैया इसका करेंगे या कहाँ कदे कमजोर ना पड़ जाए, कितना इकट्ठा करेंगे। बाद 3 साल के बाद आए यूनिवर्सिटी में, हम लोगों को बड़ा काम, हमारे काम करा इसका मसाले का इस्तीफा नहीं मिले। साथियों सारे समझ में आएगी, बढ़िया है, सारे का इस्तीफा मांग लो, 8-9 महीने पड़े इसको, लेकिन अपने जीतते नहीं होते। जीत मैं से जाऊंगा, मैं विद्यार्थी हूँ भाई, मैं देख लो भाई। और बोले अगर इस लाइन पर मान तो देख ले। मैं समझा उठे तड़की, फिर डिपार्टमेंट का ढकड़े 12 का पोस्ट में मतलब गए दिया। देखो कितना मतलब दबाव था उस टाइम के छात्र राजनीति का, तो स्टूडेंट लीडर का। अगले दिन बात तो मैं गया सवेरे वो गाँव में था, दरम्यान हिकत का आदमी था, आसामी आदमी, चिट्टा घोड़ा था। तो नमस्ते करेंगे, क्या कर रहे हो आप? तो भाई कभी आपने किसी को नमस्ते नहीं, आपने तो फ्लैचर को भी पता नहीं क्या क्या कहा। अच्छा, मेरे सामने आप क्या कर रहे हो यार? ये बताओ मैं क्या बात है, तुम पूरी करे हमें। बोले आपने क्या फैसला लिया है? मैं फैसला लिया, अच्छा लगता सुन ले, यू शुड रिजाइन इमीडिएटली। अच्छा, वो कोई रास्ता नहीं है, रिजाइन करो तो ठीक है, नहीं बाकी वो हमारा इरादा ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। मैं नहीं, मेरा पूरा रास्ता उसका है, अपने रास्ते बंद है सारे।
तो मैं ये बात करके जा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ही टाइम मिल गया। मैं यूँ कहूँ लागा मेरे घर अगर तुम छोड़ दो मैं छोड़ दे लोग देना छोड़ मैं गुस्से में था। मैं उसको एक है कि कहा था वापस आ गया। और जब सवेरे ट्रिब्यून में अखबार आए वो इस काउंसिलर रिजाइन जो वो मांग पूरी होगी, मांग पूरी रिजाइन कितनी बड़ी उपलब्धि थी वो रिजाइन। और उसकी मदद तो उस आदमी की आ गया, रिजाइन आ गया उसका। उसने सवेरे फिर मेरे को कहा रिजाइन होने के बाद सवेरे सवेरे फिर वही लाके एड की गड्डी फिर मेरे को लेकर गई। और फिर वो बोला यू आर सेटिस्फाइड? हाँ मैं सब सेटिस्फाइड। एनीथिंग मोर? नथिंग, वी हैव सेव्ड योर फेस। ऑलराइट, रहिए आप यूनिवर्सिटी खाली करो, जाओ। बस यही था। आपने हमारी करी इतना सारा ज्ञान तो करके मट्टी को दूसरे उठे जा। वाह जी वाह। फिर उस आदमी की ये देख इफेक्ट। एक तो कहने की बात होती है मेरे सामने, मैं वो दोनों लोग थे, हम सोए उसके रोया और उसने मेरे को कहा मैंने जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे। अच्छा। और मेरे को गलती पढ़ने में आप लोगों को। अच्छा ये और अगली बात यह है, आज मेरे को कोई काम कह दे, दिल अभी तक मैंने रिजाइन नहीं किया है, अखबारों बयान दे दिया, जो काम कहेगा अपॉइंटमेंट चाहती हूँ, किसी और को लगवाना हो, कुछ और काम करवाना हो मेरे से मेरे बस तो वो माँ जल्दी कर मुझकी छोड़। कुछ नहीं करवाना तुम चलने हमारी जिंदगी हो जाए फिर तेरा मोबाइल दो तुम फिर बाद में कहीं आता है उन्हें फिर आई कोर्ट में कदम में करे बाद में पता नहीं ले जाते हैं तुम कभी चले। अच्छा रिजाइन की बहुत बड़ी जीत है। देखो 76 राजनीतिक उदाहरण स्थापित करे डीसी का इस्तीफा दे जाना कितनी बड़ी बात है। लड़का कुछ 4 दिन 5 दिन दोन चला पूरा भाई, 4-5 दिन पूरे टसल चले हमारे बीच में वाशवासन के बीच में। अच्छा एक दो बात और कामदा अपनी बात अंतिम स्थिति की तरफ लेकर जाऊँ, कंटिन्यू पूरा एपिसोड भी कर लेंगे आपके साथ। आपने जिंदगी के इतने साल कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने में लगाए और आपने विद्यार्थी के बाद दूसरे मोर्चों में भी काम किया, पार्टी के अंदर भी काम किया, लेकिन एक चीज देखा कामराज, अगर आपने देखा 1967 से लेकर 2027 तक आने वाले 2025 तक का जो दौर है 50 साल के करीब की यात्रा है राजन के जीवन में। लेकिन कई बार आप यूं नहीं देखते भाई, जितना वो तूफानी दौर था जब आप लोगों ने लाल झंडे थामे विश्व स्तर पर और अपना यहाँ पर भी, उतना बड़ा सांगठनिक ढांचा या कोई सीपीएम या लेफ्ट की ताकत नहीं बन पाई। आज भी अगर आपने देखा मुख्य तौर पर ये रही है कम्युनिस्ट राजनीति जो पार्लियामेंट है सांगठनिक तौर पर, और वो लोग सत्ता में पहुंचे जो कभी शरीके सफर भी ना थे और एक प्रकार से भाजपा और फाशीवादी निजाम सत्ता में आया। तो इसको आप कई बार किस ढंग से देखते हो? जैसे मतलब आज ये जो आपकी यात्रा रही जिसमें आपने इतना मूल्य समय जीवन क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ का मतलब कि आप एक बड़ी मुकम्मल ताकत क्यों नहीं बन पाए? ऐसा देखिए 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बात है लगभग आगे पीछे हो सकती है दिनों की बात में। और 45 आदि 47 आदि चंद मुट्ठी भर लोग थे, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन था और मुट्ठी भर लोग भी विदेशों में जा गया क्योंकि रसिया 17 में आजाद हो गया था, समाजवादी क्रांति हुई थी, उसकी लगत अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान में थी। तो एक आंदोलन शुरू हुआ और मैं इसको ज़्यादा मेरा ही मैं ले लूँगा, बात की मैं थोड़ी ज़्यादा बात कर लेंगे। 47 तक आते आते एक सिचुएशन थी कम्युनिस्ट आंदोलन की, तख्ता पलट और परिस्थितियां रेवोल्यूशन या की तरफ बढ़ रही थी, जनता विद्रोह में थी अंग्रेज के खिलाफ और अंग्रेज की चापलूसी देश का जो बना है ये तो कर ही गया था। लीडरशिप भी पूंजीपति के कांग्रेस के नेतृत्व में थी। उस टाइम में एक दौर था, मजदूर संगठन मजबूत थे, किसानों के आंदोलन मजबूत थे, ये था दौर। उस टाइम वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, वो एक दौर था जब कुछ किया जा सकता था, किए जाने का मतलब कुछ और है, वो हम नहीं कर पाए।
देश आजाद हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हर लोग को आदमी को वोट देने का अधिकार है। अब वोट का सिस्टम है इस देश में, वोट सबको मिल गई, सबसे बड़ी खुशी की बात है। जनता के चुने प्रतिनिधि बैठे, संविधान बन गया, संविधान ठीक बन गया, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान का संविधान है, आदर्श संविधान माना जाता है लोग तो पालन किए जाए। तो उसमें जब लोकतांत्रिक आप व्यवस्था में काम कर रहे हो, संगठन के तौर पर क्रांति करने का एक अलग नजरिया होता है। तख्ता पलट जो है, जिसको सीधी सी भाषा में, वो एक अलग पहलू है। अगर आप दोनों मजे लेना चाह रहे हो, दोनों काम करना चाह रहे हो, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी काम करो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक आपके पल्ले बैंक नहीं है, जनता नहीं है आपके पास, और हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि हिंदुस्तान कोई एक देश नहीं है, हिंदुस्तान कोई 20 देशों का मिला हुआ एक देश है। विविधताएं बहुत हैं। विविधताएं तो आपको, हम यहाँ मेरे गांव में बैठे हैं, मेरे गांव में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है, उसकी मेरे गांव की भाषा अलग है। 2 किलोमीटर की भाषा बदल रही है, बिल्कुल जाके देखो, सुनिए, बात करके देखो कि मेरे गांव की भाषा में, उसमें आपको फर्क मिलेगा। हरियाणा में 4, 5, 7 भाषा मिल जाएंगी आपको, पैरावेल मिल जाएंगे, रिवाड़ी का, हिसार का, कुरुक्षेत्र का, करनाल का, अम्बाड़े का, और कहाँ तमिलनाडु, कहाँ बंगाल, कहाँ असम, कहाँ मिजोरम के, ये देश है, महादेश है, दुनिया में बहुत सुंदर देश है। इस देश की अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कल्चर है। इन सब को आजादी की लड़ाई में जो देन दिया हमारे को, कि इस देश को इकट्ठा करके भौगोलिक राष्ट्र का निर्माण हो गया, एक राष्ट्र का निर्माण हो गया। अब उस राष्ट्र के निर्माण में बाधक काम करने के वामपंथ के लिए, वामपंथ एक था तेलंगाना में, देखा वामपंथ ने, और भी आंदोलन देखे हैं आजादी से पहले के भी, कपड़ा मजदूरों के, मोदी कर्मचारियों के आंदोलन देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, जिनमें राष्ट्र भी ले हैं। पी रामा मूर्ति के बारे में तो ये होता था कि पी रामा मूर्ति और जॉर्ज फर्नांडिस अगर बोल देते हिंदुस्तान के बंदरगाह सारे ठप हो जाए, इतने बड़े ट्रेडिंग निष्ठ थे। तो अब लोकतंत्र की सीमाएं हैं, हम भी सोचते रहे, जब आए ना, अच्छा उबार था शायद बदलाव आए, क्रांति चाहिए देश में। भगत सिंह को पढ़ा हमने, वो लोगों को पढ़ा, क्रांति है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन तजर्बे में देखा कि समाज जो है इच्छा से नहीं बदलता, कुछ और कारण होते हैं। समाज अगर इच्छा से बदलता हो तो कदेगी मेरी इच्छा नहीं, 50 साल कोई ये करेगी, इच्छा नहीं होगी, सही इच्छा से परिस्थितियां निर्माण होगा। समाज के बदलने के परिस्थितियां हैं, समाज के बदलने में चेतना है जरूरी, चेतना, जनता की चेतना जरूरी है समाज को बदलने के लिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु था। जनता की जब तक जनवादी चेतना का निर्माण नहीं है ना, तो समाज तो भाई नहीं चलेगा पूरा, तो ये देश तो बनवा मजदूरी। तो अब ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर में ये आपका इम्प्लीमेंट आ गया, पूंजीवादी ट्रैक्टर आ गया, एरो आ गई, दुआली आ गई, और मैं गाँव में आधा गाँव तो बंद हुआ था, छोटे किसानों में लड़ाई हो रही, खेत मजदूर की और किसान की, छोटा किसान वो बेघर, वो तोड़ दिया। अब जो है गाँव में कम से कम इन इलाकों में, गाँव में बंधन हो जाते, गिरी आई उठ लेना, गेहूँ देंगे, गेहूँ कटाई दे लेंगे, अब वो सारा टूट गया, मशीन ने तोड़ दिया सारा सबका। चेतना बड़ी है, वो एक समस्या थी। महत्वपूर्ण शब्द आपने चेतना का निर्माण जरूरी है। चेतना का निर्माण, जब तक जनता की चेतना कहाँ खड़ी है तो सामाजिक का परिवर्तन जो है, चेतना जो है, आप जनता को कितना चेतनशील कर लेते हैं। वर्गीय चेतना का निर्माण, वर्गीय चेतना, ये है। तो मजेदार बात यह है कि आज की जो सोसाइटी है इसमें से तकरीबन ऊपर के 2-4% लोग ये सारा खेल खेल रहे हैं, नीचे के जो लोग हैं उन्हें कोई बेरा यूपी में क्यों रहा, ठीक हो सीधा पंजाब में क्यों रहा, उन्हें रहने का बेरा नहीं, रहने का समझो आप। हरियाणा में 20 बार गए हूँ, जब से रहना लगो यार, मैं बैठे अगले
हम लोग सत्ता का वही गिंडी टोरा बने रहे 20 घराने हैं जो चला घर बनाऊं आपने देवीलाल परिवार आज तक सारी जगह, बंसीलाल सारी जगह, बदलाल सारी जगह, रोवेंद्र सारी जगह, डूमर किया सारी जगह, यू उराड़ा यू सुरजड़ा 3 पीढ़ी इसकी होगी, जिंदल 3-4 पीढ़ी इसकी होगी। ये बैठे रहे नागरिक मान क्यों कर रहे और लोग ना वोट दे रहे बल्ले 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 लीडर पका रखे। जो एक चेतना का पिछड़ापन की जो बात है हरियाणा में, सामाजिक चेतना का जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। नहीं वो चेतना तो सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण नहीं सबसे जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में कारखाना लंबा चौड़ा नहीं है, सिवाय दक्षिणी हरियाणा के गुड़गांव लगा लो, फरीदाबाद लगा लो, ये 3 से लगा लो, छोटा मोटा दिल्ली का कंठारा ही जो है ना इलाका, वहाँ जो क्या है मतलब सिचुएशन देखो, कारखाने में मजदूर है सिद्धू जिंदाबाद, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, तनख्वाह चाहिए, अपना बचाव चाहिए, सुरक्षा चाहिए रोजगार की। और इलेक्शन आ रहा है, अंदर अगर तनख्वाह चाहिए, अफसर से लड़ना है, तब तो सिद्धू जिंदाबाद। और जब गेट से बाहर आकर इलेक्शन पर्ची पानी बोला बम हो देगा, तुम्हारो देगा, झाटो देगा, बाड़ी हो जाएगा। जातीय चेतना ये आप मतलब गजब के बनते रहे ना। जाट आंदोलन हरियाणा में हुआ, यशपाल मलिक यूपी का आदमी, हरियाणा जाटा गढ़ गए और यूपी का आदमी बेवकूफ कर गया सारे जाटा का। बिल्कुल मतलब दोनों तरफ से बीजेपी आग लगवारी थी। और परागेली खड़ा करके राजकुमार सैनी वो बीसी आज की सिचुएशन क्या है? आज पिछले 2 चुनावों में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बीसी जो है एंटी जाट गई है, जाट विरोध में जो जाट विरोध में गई है, जरा जाट खड़ा है बीसी गई है कौन? बीसी ने सामने खड़ा बीजेपी कर दिया अपना काम। जबकि यही लोग थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया, जिसको ओबीसी को आरक्षण दिया, ओबीसी की सरकार गिराई। अच्छा एक सवाल और था मेरे आपसे, आज आप जिस जगह देखते हो आज के जो मतलब नए युवा हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी जमा रहे हैं या जो नए ढंग से लोग उम्मीदों की तरफ देख रहे हैं, वो वामपंथ की जो राजनीति है वो बेहतर बनाई जाए, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? अगर नए साथी जो टाइमर बनाए कम्युनिस्ट में लगाए उनके लिए कोई सीख? ऐसा है कुलदीप जी, देखिए समाज में जात भी चलती है, यहाँ धर्म भी बहुत है। सुनते लोग जब धर्म के बोपू बाजले हैं, मंदिर के बोपू तड़के लग गए, राम राम प्रण कृष्ण कृष्ण प्रण। जात का ठेकेदारी बहुत बड़ी है प्रांत में, लेकिन इसके अलावा लोगों की समस्याएं भी तो है। वो कब तक रहेंगी? धर्म कब तक साथ देगा? मंदिर कब तक साथ देगा? जात कब तक साथ देगी? भूख भी तो है, बेरोजगारी भी तो है, जमीन के टुकड़े किसान के छोटे होने लग रहे, गांव में देहात में रोजगार तो खत्म हो गया, मशीन आएगी खेती में, शहरों में जाओ लोग, शहरों में कब तक एक माह का लिया रोटी कराने का जाओ सामने खा खाए जाए, रोजगार नहीं मिलता। ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा नहीं मरती किसी के मारे, वो जिंदा रहेगी। ये हो सकता है उस पर असर किन ताकतों का ज्यादा है, धर्म का ज्यादा है, जात का ज्यादा है और भाईचारे का ज्यादा है, क्या वो फैक्टर अलग है, लेकिन एक परिस्थिति है, विचारधारा खड़ी है। और जहाँ तक आपने कम्युनिस्ट आंदोलन की बात की है, कम्युनिस्ट आंदोलन में तो मैंने पार्टी का प्रोग्राम पढ़ा है, लेकिन मैं विरोध तो गया था पिछले दिनों, अपना जो नए सेक्रेटरी उनका आगमन था, वो हिंदी कम जानते थे, अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और जो उन्होंने आह्वान किया वो रिमार्केबल है। अच्छा जी, वो किस लिए है? उसके बाद एक वही स्टेज से आह्वान आया है। मैंने पार्टी प्रोग्राम को पता नहीं कितनी बार पहले पढ़ा है। पार्टी प्रोग्राम में 3 मुख्य बिंदु हैं। जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का प्रोग्राम है, उसमें मैं डिटेल में आर पार है उसको छोड़िए आप, मैं उसमें सिर्फ 3 बिंदु आपको बताना चाहता हूँ।
जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गया, समझौता हुआ ताकतों का, इस देश की ताकत का, कि जो हमारी संपत्ति है विदेशी इस देश में वो सुरक्षित रहनी चाहिए। इस देश का जो छोटा मोटा पूंजीपति है उस टाइम का वो रहना चाहिए, और ये जो राजे है जो बड़े बड़े जगीरदार पड़े ये बचे रहने चाहिए। ये समझौता था अंग्रेज का भारत के लोगों का, वो करके चले गए। उसके बाद राजा गया, कांग्रेस आ गई, सारा वो आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन में एक दौर तो तेलंगाना का देखा है, तो एक स्थान था जगीरदारी के खिलाफ आवाज तेलंगाना में उठी। उसके बाद अब जो नई परिस्थिति है उनमें जो मैंने महसूस किया, मैंने दोबारा आकर बेबी का भाषण सुनने के बाद मैंने पार्टी प्रोग्राम को पढ़कर ये महसूस किया है कि पार्टी ने भूल की थी पार्टी प्रोग्राम में हिंदुस्तान लागू के ऊपर करना ही थोड़ी ही कहने में रह रही थी, लागू को नहीं करेंगे। अब पार्टी ने निर्णय किया है, पहली बार भाषणों में, सीपीएम के लेखों में, अखबारों में, भाषणों में आता था विदेशी पूंजी है, विदेशी पूंजी है इस देश में। लेकिन अब की बार पहली बार ये किया है कि विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान में पार्टी प्रोग्राम को लागू करने का पहला कदम उठाया। अब पार्टी ने विदेशी पूंजी जिक्र नहीं करता, कोई काम नहीं करते, नहीं कोई, हम तो भाषण में करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल धरती पर लाने के लिए पहली बार पार्टी ने कदम उठाया कि विदेशी पूंजी भारत छोड़ो, विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो। ये जनता में लेकर जान लग रही पहली बार। और ये 13 तारीख को शायद इसी पे नरवाना में कॉन्फ्रेंस हुई है। दूसरा काम कांग्रेस कर रही है, ये अच्छी बात है, मर गेला हम भी कर रहे हैं, पर कांग्रेस में शामिल होगी इस देश के बड़े पूंजीपति के खिलाफ बोलना, कारपोरेट के खिलाफ जनता में। हमारा तो प्रोग्राम है ही है, लेकिन हम कमजोर हैं, हमारी आवाज नहीं, काम हमारा कांग्रेस इस फ्रंट पर कर रही है। मुख्य चोर जो है इस देश में बड़ा पूंजीपति कारपोरेट के खिलाफ राहुल गांधी कांग्रेस जो है जुट रही है। वो लोगों की आम चेतना का पार्ट जो है कांग्रेस भी जुट रही है इस काम में, कि इस देश में अंबानी अडानी बैठे हैं जो सारा देश में उठने लग रहे। तो भाई एक उम्मीद जाग रही है, नई उम्मीद है। और पार्टी प्रोग्राम तो आज नहीं कल है, परसों है। दूसरी बात ये है, वो कांग्रेस बेबी ने कहा लंका में कोई गुलाब झंडा लहरा रहा है, नेपाल में भी लहरा रहा है। तो झंडा लहराने में अकेले नहीं लहराता झंडा, पीठ भी चाहिए। अगर कोई गैर पार्लियामेंट्री रास्ते अपनाने पड़ जाए तो उसके लिए पीठ भी चाहिए होगा, संगठन ढांचा चाहिए, ढांचा चाहिए, कुछ और सब चाहिए, तो जनता चाहिए, तो जनता में लड़ रहे हैं। बाकी मार्क्सवाद कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी थोड़ी है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, विचारधारा नहीं बढ़ती। कमजोर लोग ना समझे वो अलग बात, लोगों को समझाना औखा, बकाना आसान है। लोगों ने बताया कि जादू उड़ा के सारी चीज काट कर दिखा रहे हैं, समझाओगे तो फिर कि मैं कम पल्ला पड़ेगी बात ना। आपका बिल्कुल आशा और विश्वास है, निश्चित तौर पर बात का मजदूर किसान एकदम कम्युनिज्म को ग्रहण करके और अपनी जो बेड़ियां तोड़ेगा, आपका विश्वास है। किसान आंदोलन में छोटा हिस्सा था, क्योंकि मैं तो उसका पार्ट रहा हूँ। वो प्रक्रिया है समाज में, किसान आंदोलन में जात के मजदूर ने भी, कारखाने के मजदूर ने भी, कर्मचारी ने, शायद एक नया रास्ता यहीं से निकलेगा रास्ता। शुरुआत है कारपोरेट के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ। इस देश की जनता की आवाज जो है वो अकेले, किसान अकेला नहीं कर सकता, मजदूर अकेला नहीं कर सकता है। संगठन के तौर पर किसान ने जो आंदोलन चला है उसने दिशा दी है, जिस पर थोड़ी उम्मीद बन जाए इन लोगों की जो इस विचारधारा को मानते हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को, रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन बातें बताई कामड़ जी। हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य बना रहा और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो इस बातचीत को सुने, समझे, अपने कमेंट करें और देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।